हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ओवरडू। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अनाउंसमेंट से कि मोरंग फैमिली का आउटकास्ट बेटा शिंग जेल से बाहर आ चुका है और मोरंग फैमिली ने उसकी शादी हुओ फैमिली की मिस शी के साथ फिक्स कर दी है। इधर एक ग्रैंड थिएटर पर मोरंग और हुओ फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों फैमिलीज बहुत ही रिच और पावरफुल इन्फ्लुएंसर फैमिली थी, इसलिए पूरी मीडिया उन्हें कवर करने के लिए आई हुई थी। इस दौरान हुओ फैमिली का बेटा शियान अपनी सिस्टर और अपनी मॉम को मोरंग फैमिली के सामने अच्छे से बिहेव करने का ऑर्डर देता है। फिर जब मोरंग फैमिली वहां पर आती है तो वो उनसे बात करने के लिए आते हैं। दोनों फैमिली के बीच ये शादी का रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील और पावर के लिए था। इस शादी को लेकर उन्होंने शिंग की मर्जी तक नहीं पूछी थी। ऊपर से शिंग इवेंट पर अपने फादर की आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर आता है। उसकी मॉम इस बात को लेकर उस पर काफी गुस्सा करती है, फिर भी वो उनकी बात मानकर अपना आउटफिट चेंज नहीं करता क्योंकि उसकी शादी के लिए भी तो उन्होंने मर्जी नहीं पूछी थी। सिर्फ शिंग का भाई यू उसकी साइड ले रहा था, उसकी बातों को समझता था, पर फैमिली में सभी डिसीजन चेंग की मर्जी से होते थे। भले ही शी और शिंग एक दूसरे को पसंद ना करते हो, पर उनकी शादी होकर ही रहेगी। और शी के मुताबिक शिंग उसके फादर का किलर है, फिर भी फैमिली प्रेशर के चलते उसे उससे शादी करनी पड़ रही है। ऊपर से शिंग अपनी ही फैमिली में आउटकास्ट है। शिंग के हिसाब से भी शी को उसकी फैमिली में पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए तो बिजनेस डील के लिए उसकी शादी करवाई जा रही है। तभी फिल्म स्क्रीन पर शी का एक इंटीमेट वीडियो प्ले हो जाता है जहां वो किसी और लड़के के साथ थी। शी उस वीडियो को छुपाने की बहुत ही कोशिश करती है, पर तब तक मीडिया ने उस चीज को कवर कर लिया था और शी को लगा कि ये सब शिंग ने उसे ह्यूमिलेट करने के लिए किया है, क्योंकि ये सब देखकर शिंग उस पर हंस रहा था। मोरंग फैमिली भी इन सब के लिए शिंग को ब्लेम कर रही थी, लेकिन शिंग भले ही हंस रहा हो पर इन सब में उसका कोई हाथ नहीं था। उल्टा वो तो अपने असिस्टेंट को प्रोजेक्टर रूम में जाकर उस वीडियो का रील किसी के हाथ लगने से पहले उनके पास रखने को बोलता है। पर शिंग के असिस्टेंट को वहां पर कोई रील नहीं मिलती, उल्टा वहां पर एक जेंटियन फ्लावर पड़ा हुआ था जो कि वो शिंग को लाकर देता है। उस फ्लावर को देखकर शिंग को रेंग नाम की एक लड़की की याद आती है जो कि इसके हिसाब से पास में मर चुकी थी। तभी उसे सामने रोड पर एक लेडी के हाथ में वही फ्लावर दिखता है, पर पास जाने पर वो लेडी रेन नहीं बल्कि कोई और थी। शिंग को लगा कि वो रेन को हेलुसिनेट कर रहा होगा, पर हमें वहां पर सच में वो दिखाई देती है जो कि इतने सालों बाद शिंग को देखकर स्माइल करती है। हालांकि वो उसके सामने नहीं आती। वहीं घर आने के बाद शियान अपनी सिस्टर शी पर हाथ उठा देता है, उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि शी के लवर के साथ वो वीडियो थिएटर हॉल पर रिलीज होने के बाद उनकी फैमिली और मोरंग फैमिली की रेपुटेशन पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा था। अगर इस कंट्रोवर्सी के साथ शिंग के साथ शी की शादी नहीं हुई तो उनका बिजनेस डील भी नहीं होगा। हालांकि वो तो पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, पर शियान के हिसाब से शी उनकी फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। अगर शिंग से उसकी शादी नहीं हुई तो उसका इस घर में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। ये बोलकर वो सर्वेंट से उसे उसके रूम में लॉक करने का ऑर्डर देता है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से ना मिल सके। फिर शियान मोरंग फैमिली से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर मोरंग फैमिली में हम बड़ी बेटी जिन को देखते हैं जिसे उसकी माँ एक एलिगेंट लेडी बनाने की कोशिश कर रही थी, पर जिन अपने हिसाब से ही रहती है। फिर जब उसकी मॉम और भाई घर पर आते हैं तो वो उनसे हुओ फैमिली से मुलाकात की बात पूछती है। तब उसे आज हुए इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। अब मोरंग फैमिली को डर था कि कहीं शी को बदनाम करने में शिंग का हाथ है, ये सोचकर हुओ फैमिली रिश्ता ना तोड़ दे। तब हुओ फैमिली के साथ उनकी बिजनेस डील टूट जाएगी। हालांकि सिर्फ यू को शिंग की फिक्र थी। उसके हिसाब से वो मोरंग फैमिली में पैदा हुआ है और ली फैमिली में बड़ा हुआ, फिर भी दोनों ही फैमिली से उसे प्यार नहीं मिला। इस वजह से शिंग के अंदर बहुत ही गुस्सा और नाराजगी है। उन्हें उसकी बात भी समझनी चाहिए, लेकिन शिंग के हिसाब से उनके फादर की मौत में भी शिंग का हाथ है। उनके फादर आर्मी में थे, उन्हें वॉर में हिम्मत से लड़कर मरना चाहिए था, वही उनकी रिस्पेक्ट होती, ना कि उनकी जैसी मौत हुई वैसी होनी चाहिए थी। और यू को भी शिंग से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि यू के हिसाब से उनके फादर और शी के फादर की मौत के पीछे का राज कुछ और ही है, इसमें शिंग का हाथ नहीं होगा। तभी वहां पर हुओ फैमिली का शियान आता है जो कि शी का इंटीमेट वीडियो ऐसे लोगों के सामने वायरल करने को लेकर उन पर बहुत ही गुस्सा था। उसे पूरे यकीन था कि इस सब में शिंग का हाथ है। अगर इस बदनामी से शी को कुछ हुआ तो मोरंग फैमिली के साथ बिजनेस डील कैंसिल करने की धमकी देता है। तभी वहां पर शिंग आता है। यहाँ पर आने से पहले वो शी के लवर से मिला था और वो उसके कब्जे में
हैं असल में शी के साथ इंटीमेट होने का वीडियो न्यान ने ही थिएटर में रिलीज किया था, क्योंकि कुछ साल पहले शी की वजह से न्यान के भाई को नुकसान पहुंचा था। उसने स्कूल छोड़ दिया था। इसी बात का बदला न्यान उससे प्यार का नाटक करके ले रहा था। ये सारी बातें शिंग को पता थी और वो न्यान से उस वीडियो का रील मांगता है, पर वो उसके पास नहीं थी। उसके हिसाब से वीडियो का रील प्रोजेक्टर रूम से कोई लड़की लेकर चली गई थी। अब रील तो शिंग को नहीं मिली थी, पर उसने मीडिया की सभी कैमरे रील अपने पास रख लिए थे। अब थिएटर इंसिडेंट का कोई भी न्यूज़ पब्लिक के सामने नहीं आएगा और शी की बदनामी भी नहीं होगी। ये सब सुनकर शियान शादी ना तोड़ने का डिसाइड करता है। वैसे भी वो सिर्फ उन्हें धमकी दे रहा था, शादी तो उसे खुद नहीं तोड़नी थी। अब उसे हंगामे का फायदा उठाने के लिए शियान मोरंग फैमिली के साथ आर्म्स डील का प्राइस 30% इंक्रीज करने की बात कहता है, लेकिन शिंग के हिसाब से अगर वो प्राइस इंक्रीज करेगा तो वो लोग शादी कैंसिल करने के साथ साथ आर्म्स डील भी किसी और सप्लायर के साथ करेंगे। ऊपर से शी का लवर न्यान उसके कब्जे में है। अगर न्यान उसके कहने पर मीडिया के साथ उसकी बदनामी करेगा तो वो फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। ये सुनकर शियान पहले के प्राइस में ही डील फाइनल करने का डिसाइड करता है। अब पूरा मामला क्लियर हो चुका था, इसीलिए शिंग घर से जाने लगता है। तब उसका भाई यू उसे आज रात घर पर ही रहने को बोलता है, लेकिन शिंग के हिसाब से उसे अपने प्यार से शादी करनी थी, जो कि अब नहीं हो सकता। तो उसकी शादी किसी से भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह ये फैमिली उसे फैमिली की तरह नहीं लगती, तो घर में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले दिन अब शिंग की शी के साथ और यू की फेंग के साथ एंगेजमेंट थी। वहाँ पर शिंग पहली बार अपने भाई यू की फियांसे फेंग को देखता है, जो कि बिल्कुल रेन की तरह दिखती थी, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है। शिंग को अब रेन के साथ बिताए हुए वो सारी बातें याद आती हैं, पर रेन तो शिंग के हिसाब से मर चुकी थी। ये सब बातें शिंग को पूरे एंगेजमेंट पार्टी के दौरान परेशान कर रही थी। तब शिंग के पास ली फैमिली का सन बोजे आता है उससे बात करने के लिए। भले ही शिंग कुछ सालों तक ली फैमिली के पास रहा था, उनके साथ बड़ा हुआ था, फिर भी किसी वजह से उसे ली फैमिली पसंद नहीं थी। शिंग को उससे बात ना करता हुआ देखकर बोजे जिन और चेंग से मिलने के लिए जाता है और उन्हें अपनी तरफ से फ्लावर्स देता है। यहाँ पर चेंग और जिन शिंग से ज़्यादा ली फैमिली के बेटे को बहुत ही पसंद करती थी और अपनी मॉम और सिस्टर का ये बिहेवियर शिंग के लिए बहुत ही हर्टफुल था। इस दौरान शिंग को 3 साल पहले का वो टाइम याद आता है जब वो अपनी मेडिकल जॉब के लिए बीजिंग सिटी गया था। वहाँ पर उसने एक नॉर्मल सा घर रेंट पर लिया था। ब्रोकर शिंग को जानता था। वो मोरंग फैमिली के बेटे शिंग के लिए एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढना चाहता था, पर शिंग के हिसाब से वो कहाँ किस हालत में रहता है इसे लेकर उसकी मोरंग फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ पर मामूली घर भी उसके लिए अच्छा ही है। ऊपर से मेडिकल भी उसके घर के पास ही है। वैसे भी वो फैमिली माने भी तो किसको। कहने को ली और मोरंग फैमिली दोनों ने उसे बड़ा किया है, पर दोनों फैमिलीज ने कभी भी उसके इमोशंस को नहीं समझा, हमेशा सिर्फ उसे ब्लेम ही किया है। इसी वजह से शिंग दूसरे फैमिलीज को भी जज करता था। हॉस्पिटल में जब एक कपल अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे तो शिंग का कहना था कि दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ खुद को बीमारी से बचाने के लिए डेस्परेट हैं, उन्हें एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं है। एक दिन फिर शिंग अपने घर में मौजूद लेटर बॉक्स में जमा हो रही लेटर्स को पढ़ने लगता है। ये लेटर्स उसकी पुरानी लाइफ बदलने वाले थे। वो लेटर्स रेन ने भेजे थे उस घर में रह रही पुरानी अटेंडेंट लान के लिए। रेन को पता ही नहीं था कि लान उस घर से जा चुकी है और लेटर्स का जवाब ना पाकर वो गुस्से में लान को गालियां लिखकर भेज रही थी। तब शिंग उसे अपनी तरफ से लेटर भेजकर उसे बता देता है कि लान अब इस एड्रेस पर नहीं रहता। उसे बार बार लेटर भेजना बेकार है। रान का अगर उसे ख्याल होता तो वो उसके पास खुद आ जाता। या तो लान मर चुका है या फिर उसे रान की कोई फिक्र नहीं है। ऊपर से गायब होने से पहले रान से उसने पैसे लिए थे। शिंग की इस बात से रान बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो नहीं चाहती कि लान मरे या फिर उसे कोई हार्म हो। एक तो वो पहले ही अपनी मिसिंग सिस्टर को लेकर परेशान है, जिसे ढूंढने के लिए वो कई सालों से पूरे चाइना में ट्रैवल कर रही है। लोगों को उसकी सिस्टर की ड्राइंग दिखाकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन अब तक उसे अपनी बहन नहीं मिली। पर इतने महीनों बाद लान को लेकर किसी स्ट्रेंजर से ही सही है एक लेटर में रिस्पॉन्स आता वो देखकर वो खुश थी। फिर रेन और शिंग के बीच लेटर्स एक्सचेंज करके बात होने लगती है।
दोनों अब बेसब्री से एक दूसरे के लेटर का इंतजार करते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को खाना भी भेजते थे। इस दौरान शिंग के फैमिली इमोशन थोड़े से रिलीज होते हैं जब वो बीमार वाइफ अपना ट्रीटमेंट करवाने की जगह अपनी पूरी सेविंग अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए लगा देती है और उसका हस्बैंड भी अपना ट्रीटमेंट करवाने की जगह अपना घर गिरवी रखकर उसके पैसे अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए लगा देता है। ये चीज़ जब दोनों हस्बैंड वाइफ को पता चलती है तो दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं। दोनों के पास बीमारी ठीक करने के लिए भले ही इनफ पैसा ना हो, पर दोनों को एक दूसरे के प्यार को लेकर कोई कमी नहीं थी। उन दोनों का प्यार देखकर शिंग को बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसे भी रेन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। वो अपने भाई यू को भी कॉल करके रेन के बारे में बताता है कि उसे रेन की बातें अच्छी लगती हैं, वो उसे एक बार देखना चाहता है। इसीलिए अगले दिन वो स्टूडियो में अपनी फ़ोटो खींचकर रेन को भेजता है ताकि रेन भी उसे अपनी एक फ़ोटो भेज दे। पर कई दिनों तक वेट करने के बाद भी शिंग को उसकी तरफ से कोई लेटर नहीं मिलता। शिंग के कहने पर उसका भाई नानचेंग में रेन का अपार्टमेंट चेक करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर उसे वो नहीं मिलती। वो वहाँ से जा चुकी थी। अब शिंग को समझ नहीं आता कि वो रेन को कहाँ पर ढूंढे और उसे कहाँ लेटर भेजे। प्रेजेंट टाइम में रेन फांग नाम से उसके भाई यू की फियांसे बन चुकी थी। गुस्से में शिंग पार्टी छोड़कर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद यू उसे पार्टी में बुलाने आता है कि आखिर एंगेजमेंट उसका भी है, उसे पार्टी में शी के साथ मौजूद होना चाहिए। अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो वो अब्रॉड वापस जाकर अपनी मेडिकल स्टडी कर सकता है। यू उसके हर फैसले पर उसका साथ देने को तैयार था। वो जानता है कि ये शादी वो प्रेशर में कर रहा है। हालांकि शिंग यू को उस पर नहीं बल्कि अपनी फियांसे पर नजर रखने को बोलता है। फेंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शिंग की ये बात यू को समझ नहीं आती। उसके हिसाब से तो शिंग आज ही उससे मिला है। हालांकि शिंग उसके बारे में यू को कुछ खुलकर नहीं बताता। तभी वहाँ पर फेंग यानी कि रेन वही वीडियो रील लेकर उनके पास आती है। उसी ने थिएटर से वो रील चुराई थी ताकि ये रील किसी बाहर वाले के हाथ ना लगे और शी की बदनामी ना हो। आखिर वो भी अब मोरंग फैमिली का पार्ट है, तो वो फैमिली की दूसरी बहू की बदनामी कैसे होने देगी। पर फेंग की इन बातों से शिंग का यकीन अब और पक्का हो गया था कि वो रेन है, क्योंकि उस दिन प्रोजेक्टर रूम से जेंशियन फ्लावर मिला था जो कि रेन का फेवरेट है। पर रेन उसके सामने फेंग की झूठी आइडेंटिटी लेकर उसके सामने स्ट्रेंजर की तरह क्यों खड़ी थी, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद हमें 3 साल पहले का नानचेंग सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की रेन को लान के बारे में खबर लाकर देती है कि लान इस टाइम बेजिंग सिटी के यू स्टेट में मौजूद है। यू स्टेट हुओ फैमिली का बेस कैंप भी है, इसीलिए वो लड़की रेन को बेजिंग में केयरफुल रहने को बोलती है। जो खबर पाकर रेन शिंग का फोटो अपने साथ लेकर नानचेंग सिटी के लिए निकल जाती हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो फैमिली के बेस कैंप में चुप चुप कर लान को ढूंढने लग जाती हैं। उसी दौरान यू स्टेट में शिंग भी मौजूद था, जो कि किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए आया हुआ था, जिसके लिए काई नाम का बटलर शिंग को थैंक यू कहता है और उसे वापस भेजने के लिए कार लेने चला जाता है। यहाँ पर रेन एक पेड़ के ऊपर चढ़कर उस जगह पर नजर रख रही थी। इस दौरान शिंग और रान की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। तब वो रान को ट्री से नीचे उतरने को बोलता है, पर वो खुद नीचे उतरती उससे पहले ही वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। तब शिंग उसकी मदद करता है। यहाँ पर शिंग को थोड़ा शक होता है कि कहीं ये लड़की रेन तो नहीं है। उसने ज़रूर उसे अपनी फ़ोटो भेजी थी, पर रेन को उसने कभी देखा नहीं था। तब रेन खुद उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो वही लड़की है जिसके साथ वो इतने महीनों से लेटर एक्सचेंज कर रहा था और शिंग ने उसे अपनी फ़ोटो भेजी थी। इसीलिए वो खुद को दिखाने के लिए शिंग से मिलने बीजिंग आ गई। रेन से मिलकर वो काफ़ी खुश होता है और वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर एक पार्क में लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी इंजरी का ट्रीटमेंट करता है। फिर रेन उसे उसका भेजा हुआ फ़ोटो दिखाती है। वैसे बाईचेंग रेन किसी और काम से आई थी, पर वो क्या काम था वो शिंग को नहीं बताना चाहती थी। शिंग उसके दिल की बात समझ जाता है और उसे कुछ बताने के लिए फोर्स भी नहीं करता। रात को अब रेन शिंग के लिए डिनर बनाती है। इस दौरान वो उसे उन जेंशियन फ्लावर्स की बात कहती है कि उसे वो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके पेरेंट्स ये फ्लावर्स उगाते थे। शिंग के घर का गार्डन एरिया बहुत ही बड़ा था, इसलिए रेन वहाँ पर शिंग को जेंशन फ्लावर ग्रो करने को बोलती है। ये सुनकर वो उसे फ्यूचर में कभी जेंशन फ्लावर ग्रो करने का प्रॉमिस करता है। ऐसे ही टाइम अब बीत जाता है। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश थे। उनके बीच एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बन चुका था। अब 2 महीने बाद शिंग अपना पहला मेडिकल सर्जरी परफॉर्म करने वाला था। सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद
बाद वो रात को रेन के साथ डिनर डेट करना चाहता था, उसे कुछ बताना चाहता था। पर रेन उसी रात वापस नानचेंग जाने वाली थी। उसके वापस जाने की बात सुनकर शिंग को बहुत ही बुरा लगता है। वो रेन को रोकना चाहता था, पर वो किस हक से उसे रोकता? उनके रिश्ते का आखिर नाम ही क्या है? इसलिए वो उसे बिना कुछ बोले ही अपनी सर्जरी के लिए निकल जाता है। रेन को भी उससे दूर जाने का दुख हो रहा था, पर जब वो घर से निकल रही थी तब उसे कुछ लेडीज से खबर मिलती है कि आज रात पावर सप्लाई काट दी जाएगी। लेकिन आज तो शिंग की पहली सर्जरी है, अगर लाइट नहीं रही तो शिंग से कोई गलती हो जाएगी और फिर वो कभी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए रेन उस जगह के लोगों को कैंडल्स लेकर हॉस्पिटल भेजती है और जब सर्जरी के दौरान लाइट्स चली जाती हैं तो शिंग उन कैंडल्स की मदद से ही सर्जरी कंप्लीट करता है। बाद में उसे लोगों से पता चलता है कि रेन ने उन्हें कैंडल्स लेकर वहाँ पर हेल्प करने के लिए कहा था। ये सुनकर वो रेन को ढूंढने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है। रेन उसे देख लेती है, लेकिन शिंग की नज़र उस पर नहीं पड़ती और ना ही रेन उसके सामने आती है। पर जब उस एरिया की लाइट फिर से आ जाती है तब शिंग रेन को देख लेता है। वो उसे आवाज़ लगाता है और उसके पास जाता है फ्लावर प्लांट लेकर, जिसे वो रेन को गिफ्ट करता है। वो फ्लावर प्लांट लेकर जा रही थी, तभी शिंग उसे रोककर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वो जानता है कि उसे उसकी फैमिली पसंद नहीं करती, उनके लिए वो अच्छा लड़का नहीं है, पर वो रेन के लिए सब कुछ करना चाहता है। वो उसके साथ रहना चाहता है। रेन को जो भी काम करना है वो कर सकती है, वो उसमें कभी दखल नहीं देगा, बस वो उसके साथ रहना चाहता है, उनके रिश्ते को एक नाम देना चाहता है। शिंग की ये बात सुनकर रेन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पिछले 1 साल से शिंग के साथ लेटर एक्सचेंज करके और उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो भी उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और शिंग उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है, साथ ही उसे किस करता है। उसी टाइम स्नोफॉल हो रहा था, जैसे कि नेचर भी उनके प्यार के साथ हो। अब प्रेजेंट टाइम में रेन यानी कि फांग इन्हीं बातों को याद कर रही थी और दिल ही दिल में शिंग से माफ़ी मांग रही थी। तभी वहाँ पर शिंग आता है। वो शराब की नशे में रेन के करीब आने की कोशिश करता है और उसे फोर्सफुली किस करता है। उसे पूरा यकीन था कि वही उसकी रान है। वो सिर्फ उसे जवाब चाहता था कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया और अब वो उसकी भाई की फियांसे बनकर क्या करने के लिए आई है। अब रेन अपने कौन से मिशन के लिए किसकी जान लेने आई है? वो तो मर चुकी थी ना, तो वो जिंदा वापस कैसे आई? शिंग रेन को वही जेंशन फ्लावर्स दिखाता है, पर रेन उसे खुद से दूर कर देती है। आज जिस तरीके से शिंग ने उसे फोर्सफुली किस किया, उसे वो उसकी नशे की गलती मानकर भूल जाएगी, पर शिंग के हिसाब से रेन ने जो किया वो कभी भी नहीं भूलेगा और रेन को वो सज़ा देकर ही रहेगा। शिंग फिर अपने असिस्टेंट के साथ अपने फ्लावर्स की फील्ड में जाता है। ये फ्लावर्स उसने रेन की याद में ग्रो किए थे, जैसा उसने रेन से प्रॉमिस किया था। आज उन्हीं फ्लावर्स के बीच बैठकर वो रेन के साथ बिताए हुए पास्ट को याद करता है, जहाँ पर उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके गिफ्ट किए हुए जेंशन फ्लावर के प्लांट में एक फ्लावर ब्लूम हो चुका था। ये देखकर रेन बहुत ही खुश थी। उसी दिन शिंग रेन को उसके साथ हुआ फैमिली के पार्टी में चलने को बोलता है। वहाँ पर वो उसे अपनी फैमिली से भी मिलवाने वाला था। रेन उसकी बात मानकर पार्टी में चली तो जाती है, पर वहाँ पर वो किसी से मिलने से पहले शिंग से बार बार मिस्टर हुओ शाओ के बारे में सवाल पूछती है कि शाओ का रूम कौन सा है, क्या वो इसी घर में रहता है, यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है। शिंग उसके सभी सवालों का जवाब देता है, लेकिन जब वो रेन को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए पार्टी के अंदर ले जाने वाला था तब रेन उसे रोककर बाथरूम में जाने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है। शिंग वहीं पर उसका वेट करने लग जाता है। रेन के बिना वो भी पार्टी के अंदर नहीं जाता, पर कुछ देर बाद उसे सर्वेंट से मिस्टर हुओ के मर्डर होने की बात पता चलती है, जो सुनकर शिंग रेन के लिए डर जाता है। उसी तरफ रेन वॉशरूम भी गई थी। वो उसकी फिक्र में वहाँ पर जाता है जहाँ पर शाओ का मर्डर हुआ था। वहाँ पर शाओ का बेटा शिंग को ही मर्डर समझकर पकड़ लेता है, उसे बुरी तरीके से मारता पीटता है, क्योंकि सर्वेंट्स ने एक अनजान लड़की को वहाँ से भागते हुए देखा था और पार्टी में सिर्फ वही एक अनजान लड़की को लेकर आया था। ऊपर से शिंग मर्डर वाली जगह पर उस लड़की को ढूंढ रहा था। शिंग यहाँ पर उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो मर्डरर नहीं है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। शियान यहाँ पर उसे 3 दिन का टाइम देता है उस लड़की को ढूंढकर अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए, जिसके बाद शिंग रेन को ढूंढने के लिए अपने घर जाता है, पर वहाँ पर वो नहीं थी। वो उस प्लांट को भी उसके लिए छोड़कर चली गई थी। शिंग अपने एम्प्लॉय को रेन को ढूंढने के काम में लगा देता है। अब तक शिंग के एम्प्लॉय को पता था कि रेन ने जो अपनी आइडेंटिटी बताई थी वो फेक थी, यहाँ तक कि वो उस आर्ट अकेडमी की स्टूडेंट भी नहीं थी जिसके बारे में उसने शिंग को बताया था। कुछ ही देर बाद शिंग को रेन की एक खबर मिलती है कि वो रात की ट्रेन
से बाइजिंग सिटी छोड़कर जा रही है। ये सुनकर वो उसे ढूंढने के लिए स्टेशन जाता है। वहाँ पर श्यान की भेजी हुई पुलिस भी मौजूद थी रेन और शिंग को अरेस्ट करने के लिए। लकीली शिंग को रेन मिल तो जाती है, पर रेन उसे ऐसा दिखाती है जैसे कि उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार हो ही नहीं। उसने सिर्फ मिस्टर हुओ को मारने के लिए और उसके घर में एंट्री पाने के लिए वो उसके करीब आकर उसके प्यार का नाटक कर रही थी। ये बातें शिंग के लिए बहुत ही हर्टफुल थी। फिर भी वो उसे इस प्रॉब्लम से बचाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो उससे काफ़ी प्यार करता था। वो जानता था कि ये सब करने की उसकी कोई वजह रही होगी, लेकिन वो उल्टा उस पर ही गन पॉइंट कर देती है। और जब पुलिस वहाँ पर आती है तब रेन खुद पर ही गोली चलाकर ट्रेन से कूद जाती है। ये देखकर शिंग उसके लिए रोने चिल्लाने लग जाता है। तब तक पुलिस आकर शिंग को मिस्टर हुओ के मर्डर में अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो रेन को उनके हवाले नहीं कर पाया था और ना ही पुलिस ने रेन को देखा था। सबके लिए तो मर्डर स्पॉट पर वही मौजूद था। इसी झूठे एलिगेशन में उसे 3 साल की जेल हुई थी। अब प्रेजेंट में इन्हीं बातों को लेकर और रेन से मिले हुए धोखे को याद करके शिंग गुस्से में उन फ्लावर की फील्ड को पूरा आग लगा देता है और अब वो सिर्फ रेन का असली चेहरा सभी के सामने लाना चाहता था। अब वो उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। फिर हमें पता चलता है कि ट्रेन से गिरने के बाद रेन जिंदा बच गई थी। रात में चेंग और उसकी बेटी जिन मिस्टर मोरंग की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहे थे। चेंग ने आज तक मिस्टर मोरंग की याद में उनकी फिंगर बोन का लॉकेट बनाकर नेकलेस में पहन रखा था। भले ही पास्ट में उनके रिश्ते में प्रॉब्लम हो, पर चेंग अपने हस्बैंड मोरंग को बहुत ही मिस करती थी। फिर दोनों फेंग के बारे में बात करने लगती हैं। दोनों को ही वो पसंद नहीं थी। वो उसे उनके घर की बहू बनाने के लायक ही नहीं समझती थी। अगर यू को फेंग से प्यार ना होता तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती। ऊपर से फेंग एक अच्छी बहू की तरह उनके आगे पीछे भी नहीं घूमती। दोनों ये बात कर ही रहे थे, तभी एना नाम की एक फॉरेन लेडी उनके घर फेंग का सामान लेकर आती है। एना फेंग की असिस्टेंट थी। पहले तो जिन को लगा कि फेंग के पास सिर्फ उसके कपड़े ही होंगे, पर जब एना के ऑर्डर पर सर्वेंट्स फेंग का पूरा सामान लेते हैं तो वो देखकर जिन शॉक रह जाती है। महंगे से महंगे फर्नीचर, पेंटिंग, कपड़े और ऐसा कोई भी सामान नहीं था जो कि फेंग अपने साथ ना लाई हो। ये सब सामान शिंग ने भी देख लिया था, पर जब वो एना से फेंग यानी कि रेन की बात पूछता है तो उसका कहना था कि वो अपने एल्डर्स से मिलने गई है, लेकिन असल में तो वो यू से मिलने जेनहुआ एविएशन स्कूल गई थी। वहाँ पर वो रूम के बाहर खड़ी होकर यू और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच हो रही बातें सुन रही थी, जहाँ पर यू ने ली फैमिली को लेकर इन्फॉर्मेशन निकालने को और कौन कौन सी फैमिलीज फॉरेन लोगों के साथ सस्पेक्टेड डील में जुड़ी हुई हैं इसका पता लगाने को बोल रहा था। रेन कहीं पकड़ी ना जाए इसीलिए वो नॉर्मली रूम के अंदर आती है। वो यू के लिए लंच लेकर आई थी, पर वो उस खाने को खाता उससे पहले वहाँ पर शिंग आ जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऊपर से शिंग यू को रोक कर उस खाने को खाकर चेक करता है। शिंग के हिसाब से यू को किसी का भी दिया हुआ खाना चेक किए बिना नहीं खाना चाहिए, उसमें पॉइजन मिला हो सकता है। पर यू के हिसाब से उसकी फेंग ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। यहाँ पर शिंग और रेन के बीच नोकझोंक चल रही थी। दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे को ताना मार रहे थे। रेन शिंग को अवॉइड करके वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी, पर शिंग उसे घर तक ड्रॉप करने की जिद करता है। रेन बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो मजबूरी में उसके साथ चली जाती है। रास्ते में शिंग पूरी कोशिश करता है रेन को भड़काने की, ताकि वो खुद उससे बोले कि वो फेंग नहीं रेन है, पर ये इतना आसान नहीं था। वो अपना सच शिंग के सामने आने ही नहीं देती, उल्टा वो उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो किसी रेन को जानती भी नहीं है। अगर रेन की वजह से शिंग को 3 साल की जेल हुई तो ये उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तब शिंग उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है उसकी रियल आइडेंटिटी एक न एक दिन सभी के सामने लाने की। अब शिंग ने अपने असिस्टेंट को रेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के काम में लगा दिया था, पर अब तक कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली। रेन की आइडेंटिटी हर जगह फेंग के नाम से ही मिली थी और इस बार रेन अपने कौन से मिशन के साथ आई है ये भी शिंग को पता लगाना था। यहाँ पर शिंग अपने असिस्टेंट को वही पर्सन ढूंढ कर लाने को बोलता है जो कि 3 साल पहले हुओ फैमिली का सर्वेंट था और उसने मिस्टर हुओ शाओ की किलर को देखा था। अगर वो पर्सन सभी के सामने कंफर्म कर दे कि किलर रेन है तो उसकी सच्चाई अपने आप सभी के सामने आ जाएगी। अगले दिन अब नानचंग स्टेशन से एक फेमस ओपेरा सिंगर यूली उतरती है, जिसे देखने के लिए स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग जाती है। वहां पर हम बटलर काई को देखते हैं। काई ही मिस्टर हुओ का सर्वेंट था जिसने किलर को देखा था और आज शिंग का असिस्टेंट उसे उससे मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन इस दौरान स्टेशन में लगी भीड़ के बीच काई का वॉलेट चोरी हो जाता है। वहां पर ली फैमिली का बेटा बूजे भी अपनी पुलिस ड्यूटी पर मौजूद था। उस भीड़
भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काई बोजे से उसका वॉलेट ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए बोजे उसे थोड़ा सा टाइम मांगता है। फिर ओपेरा सिंगर यूली को देखने आई भीड़ को बोजे अपने पुलिस वर्कर के साथ कंट्रोल करने लग जाता है। इस दौरान यूली बोजे को टच करके फैन से बचकर वहां से भागती है। तब बोजे उसके पीछे जाता है। एक गली के अंदर यूली उसे मिल भी जाती है, जो कि अपने फैन से छुप रही थी। बोजे को देखकर वो उसे हक करके वहीं पर थोड़ी देर छुपी रहती है। इस दौरान यूली के पास रहने से बोजे को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसकी खूबसूरती में खो ही गया था। फिर फैंस के जाने के बाद यूली उसे अपना ऑटोग्राफ देने की बात कहती है। उसे लगा कि वो भी उसका फैन होगा, इसलिए तो वो उसके पीछे आया, लेकिन उसके पास पेन नहीं था, इसलिए वो अपने रुमाल पर किस करके अपने लिपस्टिक का मार्क ऑटोग्राफ के तौर पर उसे दे देती है। पर बोजे यहाँ पर उसका बैग चेक करना चाहता था, क्योंकि स्टेशन में उसी भीड़ के दौरान काई का वॉलेट चोरी हुआ था। इस बात से यूली गुस्सा हो जाती है कि आखिर वो एक फेमस सिंगर होकर किसी का वॉलेट क्यों चोरी करेगी। गुस्से में वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है और बोजे को उसकी चेकिंग करने को बोलती है, तो वो एम्बैरस्ड होकर उसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। पर यहाँ हम यूली के पास ही काई का वॉलेट देखते हैं। उसी ने उसका वॉलेट चोरी किया था, क्योंकि वो रेन के साथ एक ही मिशन पर काम कर रही थी। वो उसे कॉल करके काई के बारे में बता देती है। वो समझ जाती है कि काई के जरिए शिंग उसकी सच्चाई सामने लाने वाला है। तभी वो शिंग को अपने सामने देखती है। फिर भी वो अपना डर छुपाकर इशारों में यूली से काई को मरवा देने का ऑर्डर देती है। वहीं जैंग फैमिली के बड़े बेटे मिंग को हम शियान के साथ नानचंग आता हुआ देखते हैं। उनकी कार एक मार्केट तक आती है। वहां पर मौजूद एक कैफे पर यूली कॉफी पी रही थी। कॉफी तो एक बहाना था, वो वहां पर शिंग के असिस्टेंट का वेट कर रही थी कब वो काई को लेकर वहां से गुजरेगा और उसके लोग शिंग से मिलने से पहले ही काई को मरवा देंगे। पास ही एक बिल्डिंग में एक लड़की गन लेकर यूली से ऑर्डर मिलने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद शिंग का असिस्टेंट जोंग काई को लेकर उस मार्केट तक आता है। तभी रेन के असिस्टेंट एना अपनी कार मिंग और शिंग के असिस्टेंट की कार के सामने लगा देती है, ताकि वो लोग वहां से निकल ना सके। फिर यूली उस बिल्डिंग में मौजूद लड़की को इशारा करती है और वो लड़की काई की तरफ गोली चला देती है। जोंग यहाँ पर गोली चलाने वाली लड़की को देख लेता है और उसका पीछा करता है। तब तक रेन को यूली से काम पूरा होने की खबर मिल चुकी थी। अब उसे एक काम के लिए घर से बाहर निकलना था, इसीलिए वो किचन का कुछ सामान लेने के बहाने बाहर जाना चाहती थी। पर शिंग उसे ये कहकर रोक लेता है कि इतने सर्वेंट्स होने के बाद भी आखिर उसे इन कामों के लिए बाहर क्यों जाना है। ये बोलकर वो उसके पास आने की कोशिश करता है। रेन सेफ्टी के लिए अपने हाथ में एक नाइफ पकड़ लेती है, पर शिंग सिर्फ उसे डरा रहा था। वो उसके हाथ से वो नाइफ भी ले लेता है और हमें पता चलता है कि काई की मौत नहीं हुई थी। आधे रास्ते में ही शिंग के ऑर्डर पर जोंग ने काई को अलग कार में भेज दिया था और जिस कार में गोली चली थी वहां पर काई की जगह एक डॉल को रखा गया था। गोली उस डॉल को लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोरोंग फैमिली के घर में एक पार्टी हो रही थी यूके एविएशन स्कूल ओपनिंग के लिए। स्कूल ओपनिंग कुछ ही दिनों में होने वाली थी, जिसमें यू बोजे को मौजूद रहने को बोलता है, जिसके लिए वो मान जाता है। वैसे इस पार्टी में हो फैमिली से शियान, ली फैमिली से बोजे, जेंग फैमिली से मिंग और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोग आए हुए थे। उसी टाइम शिंग का असिस्टेंट बटलर काई को लेकर पार्टी में आता है, जिसे वहां पर देखकर शियान शॉक था। तब काई उसे बताता है कि वो वहां पर शिंग के कहने पर मिस्टर हुओ शाओ के किलर को आइडेंटिफाई करने आया है। काई के पास अभी कोई काम नहीं है, ऊपर से उसकी एज अब 50 से ज़्यादा हो चुकी है। अगर वो आइडेंटिफाई कर भी देगा तो शिंग उसकी बाकी की लाइफ कंफर्टेबल बना देगा। फिर जोंग शिंग से काई को पार्टी तक लेकर आने की बात कह देता है, लेकिन ये करने से पहले जोंग शिंग को एक बार और सोचने को बोलता है। अगर काई ने सभी के सामने रेन को किलर आइडेंटिफाई कर दिया तो शियान रेन को मार देगा। इस बात से शिंग को रेन के लिए थोड़ी फिक्र होती है। रेन को खाना बनाते हुए देखकर उसे वही टाइम याद आता है जब वो उसके साथ पास में कुकिंग करता था। फिर वो उसके करीब जाता है और उसे एप्रन पहनाता है। उन्हें इस तरीके से करीब देखकर सर्वेंट्स को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि रेन शिंग की सिस्टर इन लॉ थी। पर दूसरे इस बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रेन को काई के बारे में बोलता है कि किस तरीके से उसके प्लान की वजह से काई जिंदा है। उसे रेन के लोग नहीं मार सके और काई मिस्टर हुओ की किलर को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके घर पर आ चुका है। इस तरह से वो उसे डरा रहा था। फिर वो उसे किचन से बाहर गार्डन तक लेकर जाता है और वहां से पार्टी की तरफ काई को दिखाता है। वो उसे भागने का एक मौका देता है, पर रेन के मुताबिक अगर सभी के सामने उसकी आइडेंटिटी आ गई तो वो खुद सुसाइड कर लेगी। वो शिंग को उसकी रूम के ड्रॉअर में मौजूद एक गिफ्ट देखने को बोलती है। इधर पार्टी में शियान और मिंग यू से
शिंग और काई के बारे में बात कर रहे थे। शाओ का किलर कौन था ये जानने के लिए शियान सबसे ज्यादा एक्साइटेड था और यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिंग इन मामलों में क्यों फंसा है। इस दौरान काई गार्डन में रेन को देखता है। हालांकि वो उसका फेस ठीक से नहीं देख पाता, पर उसे थोड़ा रेन पर किलर होने का शक होता है। इधर शिंग को रेन के रूम में उसके ड्रॉर पर जेंशन फ्लावर मिलता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। ये वही फ्लावर था जिसका प्लांट शिंग ने उसे गिफ्ट किया था। अब शिंग रेन को बचाने के लिए गार्डन की तरफ जाता है। तभी उसे रेन के पानी में गिरने की खबर मिलती है और वो खुद ही पानी में कूदी थी, क्योंकि अगर काई रेन के किलर होने की बात शियान को बता देगा तब शियान और पूरी हुओ फैमिली शाओ के मर्डर के लिए रेन को बहुत ही भयानक सजा देते। पर शिंग यहाँ पर रेन को पानी में डूबने से बचा लेता है और उसका फेस काई के सामने आने नहीं देता। साथ ही जोंग शिंग के ऑर्डर पर काई को पार्टी से बाहर ले जाता है, जिसके बाद शिंग रेन को उठाकर उसके रूम तक लेकर आता है। फिर रात को यू रेन का हालचाल पूछकर अपने रूम में चला जाता है। इस दौरान रेन को शिंग के हाथ में दिखे एक इंजरी की याद आती है, जिसके बाद वो किसी डॉक्टर को कॉल करती है। तभी उसके रूम में शिंग आता है और उसके हाथ से फोन छीन लेता है। शिंग को लगा कि वो फिर से किसी को मारने के लिए कॉल कर रही होगी, पर रेन उसे समझाती है कि वो उसके हाथ की इंजरी को लेकर एक डॉक्टर से बात कर रही थी। शिंग उसे किसी भी डॉक्टर को उसके लिए कॉल करने से मना करता है। जब शाओ का मर्डर हुआ था तब उसे मर्डर समझकर हो फैमिली ने उसे बुरी तरीके से पीटा था, तब उसके हाथ में इंजरी हुई थी, जिसके बाद वो फिर कभी सर्जरी नहीं कर पाया। वो खुद एक डॉक्टर है तो वो जानता है कि उसकी ये इंजरी ठीक नहीं होगी। ये सुनकर रेन को उसके लिए बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है। देखा जाए तो उसकी वजह से ही शिंग पर मर्डर होने का इल्जाम लगा था। वो खुद शिंग का हाथ टच करके उस इंजरी को देखती है, लेकिन शिंग के हिसाब से रेन उसको यूज कर रही थी अपने मिशन को पूरा करने के लिए, तो वो भला रो क्यों रही है और अब तक वो भला रेन ना होने का नाटक उसके सामने क्यों कर रही थी। उसकी वजह से ही वो बिना किसी गलती के 3 साल तक जेल में रहा, तब भी रेन को उसके लिए बुरा नहीं लगा। क्या उसके सिर्फ एक सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऊपर से वो 3 साल तक अपनी मौत का झूठा नाटक कर रही थी। वो यहाँ पर रेन की मौत से डिप्रेस था, जो सुनकर वो शिंग के हाथ में अपना हेयर पिन देकर उसे मारकर अपना गुस्सा शांत करने के लिए और बदला पूरा करने को बोलती है। पर शिंग उसे नहीं मार पाता और उसे मैनिपुलेटर बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन शियान ने शी से काई की बात कह दी थी कि शिंग काई को उनके फादर के किलर को आइडेंटिफाई करने के लिए नानचंग लेकर आया है। ये सुनकर वो शियान से काई जहाँ पर रुका हुआ है उस होटल का एड्रेस लेकर मिलने के लिए जाती है और उसे अपने साथ लेकर उसे टेंपल में जाती हैं, जहाँ पर आज मोरिंग फैमिली के एंसेस्टर्स की पूजा हो रही थी। शिंग के एम्प्लॉयज उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो शिंग की फियांसे थी और वो जल्दी से जल्दी काई से उस किलर के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि उसके मुताबिक उसने कल रात की पार्टी में उस किलर लेडी को देखा था। अब उस टेंपल में रेन भी मौजूद थी, जो कि काई की नजरों से बच रही थी। वहीं अपने फादर शाओ के मर्डर से गुस्सा होकर शी यहाँ पर मोरोंग फैमिली की इंसल्ट कर रही थी। उसके हिसाब से तो उस किलर लेडी के साथ साथ शिंग भी उसके फादर का मर्डरर है। बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिंग की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही थी और फैमिली का कोई भी मेंबर शिंग के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब रेन आगे आकर उसकी बदतमीजी के लिए उसे थप्पड़ मारती है। वो ये भी नहीं सोचते कि उसका फेस काई ने देख लिया है और अब वो सभी के सामने उसके किलर होने की बात बोल सकता है। उसके लिए रेन को स्टैंड लेता हुआ देखकर शिंग को बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो जोंग की तरफ इशारा करके काई को वहां से ले जाने का हिंट देता है और काई को वहां से अचानक से गायब होता हुआ देखकर शिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसके फादर के किलर को मोरोंग फैमिली बचाने की कोशिश कर रही है और काई को उन्होंने गायब किया है। ऊपर से मोरोंग फैमिली से बदतमीजी करने को लेकर यू ने शी पर गन पॉइंट कर दी थी। ये सब देखकर वो गुस्से में रोते हुए वहां से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद शिंग की मॉम चेंग उसके सामने नील डाउन करके एंसेस्टर से माफी मांगती है और उसे बहुत ही भला बुरा बोलती है, जो देखकर रेन को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अब उसे समझ में आ गया था कि शिंग अपनी लाइफ में इतना अकेला क्यों फील करता है। इसीलिए जब चेंग गुस्से में शिंग की तरफ एक शोपीस फेंकती है तो रेन उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है। तब वो शोपीस उसके सर पर लगकर उसे इंजर्ड कर देता है। अब रेन को अपने लिए इंजर्ड होता हुआ देखकर शिंग उसकी हेल्प करने ही वाला था, लेकिन यू आगे आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो देखकर शिंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। पास्ट में वो भले ही रेन का बॉयफ्रेंड रहा हो, लेकिन अब रेन उसके भाई
भाई की फियांसे है। ये रिश्ता उनके बीच एक दूरी का कारण था। वहीं रात को रेन यू से शिंग का साथ देने को बोलती है। जब पूरी फैमिली उसके खिलाफ हो तब कम से कम उसका बड़ा भाई होने के नाते उसे शिंग के लिए स्टैंड लेना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा अपने में ही अकेला फील करता रहेगा। आज यू शिंग के लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, इसीलिए उसे आगे आना पड़ा। यू भी इस बात को रियलाइज करता है। 3 साल पहले उसका और शिंग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, पर जब 3 साल पहले शाओ के मर्डर का इल्जाम शिंग पर लगा तब से शिंग ने उससे दूरी बना ली थी। अब उनके बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं था। ये सुनकर रेन को रियलाइज होता है कि उसे शिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसका सीक्रेट मिशन बाकी है। अगर इस बार वो शिंग के करीब आई और उसके मिशन की वजह से शिंग को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो फिर से टूट जाएगा। तभी वहां पर शिंग आता है रेन के लिए कैंडी फ्रूट लेकर। आज रेन ने उसके लिए स्टैंड लिया था, इसलिए वो उसके लिए कैंडी फ्रूट लेकर आया था। ये देखकर यू उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़कर रूम से चला जाता है। यहाँ पर शिंग उससे बहुत ही अच्छे से और प्यार से बात कर रहा था, जो देखकर रेन समझ जाती है कि शिंग आज भी उससे प्यार करता है और इस प्यार की वजह से शिंग को फिर से तकलीफ पहुंच सकती है। शिंग भले ही उससे कितना भी प्यार करता हो, वो अपना मिशन शिंग के प्यार के लिए नहीं छोड़ेगी, क्योंकि चाइल्डहुड में उसने और उसके जैसी कई लड़कियों ने बहुत ही तकलीफ झेली है। आखिर उनके साथ किसने और क्या बुरा किया था ये तो हमें आगे पता चलेगा। इसीलिए अब वो ऐसा काम करने का सोचती है जिससे शिंग उससे नफरत करेगा। बाद में उसके मिशन को लेकर उसकी सच्चाई सामने आने के बाद शिंग को ज्यादा तकलीफ ना हो। अगले दिन अब रेन अपने लोगों की हेल्प से शी को किडनैप कर लेती है। शी की मॉम यांग को सिर्फ उसका जूता मिलता है, वो भी रिवर के पास। वो शियान से उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट करती हैं, पर शियान को अपनी सिस्टर की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। उल्टा उसे तो इस बात की फिक्र थी कि अगर मोरंग फैमिली के साथ शी की शादी नहीं हुई तो उनकी आर्म्स बिजनेस डील नहीं होगी। इधर मोरंग फैमिली खुद भी शी के मिसिंग होने को लेकर टेंशन में थी। उन्हें डर था कि कहीं ये इल्ज़ाम भी उनके ऊपर ही ना आ जाए। अगर शी को कुछ हो गया तो, या फिर उसकी मौत हो गई तो वो फैमिली उनके ऊपर केस तक कर देगी। यहाँ पर चेंग और जिन शी के मिसिंग होने पर इसमें शियान का हाथ है यही समझ रहे थे। चेंग तो उसके ऊपर हाथ तक उठा देती है। तब शिंग उनके सामने खुद को डिफेंड नहीं करता। उसकी फैमिली भी वैसे उसके ऊपर भरोसा नहीं करती, फिर भी वो शी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान बोजे उसका साथ देना चाहता था, पर शिंग उसे मोरंग और ली फैमिली दोनों की तरफ से नहीं बल्कि किसी एक फैमिली की साइड रहने की एडवाइस देकर चला जाता है। वैसे शिंग के हिसाब से देखें तो वो ना तो मोरंग फैमिली का हिस्सा है और ना ही ली फैमिली का। दोनों ही फैमिली ने उसे अबैंडन कर दिया था। इधर रेन अपने लोगों से मौका मिलते ही काई को खत्म करने का ऑर्डर देती है। फिर रात को वो फैमिली के एक सर्वेंट से मिलने के लिए जाती है। उस सर्वेंट ने शी के मिसिंग होने की खबर सभी को दी थी। इस पॉइंट पर शिंग दूर से ही रेन पर नजर रख रहा था और रेन को सर्वेंट से मिलता हुआ देखकर उसे शक होता है कि कहीं उसने ही तो शी को किडनैप नहीं किया। पर इस बारे में वो उससे कुछ पूछता उससे पहले ही वो शी का खून लगा एंगेजमेंट ड्रेस शिंग के रूम में रख देती है। और ये रेन की उसके लिए धमकी थी कि अगर शिंग उसके मामले से दूर नहीं रहा तो वो शी को मरवा भी सकती है, और अगर वो मरी तो उसका इल्जाम मोरंग फैमिली पर आएगा और शिंग बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब तक रेन ने काई को मरवा दिया था। उसके मुताबिक काई ने अपने मालिक शाओ के लिए बहुत ही बुरे काम किए थे, तो वो मरना डिजर्व करता था। रेन का ये रूप शिंग समझ नहीं पा रहा था। क्या रेन ने कभी उससे प्यार किया भी था? लेकिन वो शिंग को इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन अब बोजे को उसके फादर मिस्टर ली का कॉल आता है, जो कि उसे मोरंग फैमिली के एविएशन स्कूल का डोनेशन सेरेमनी बिगाड़ने का ऑर्डर देते हैं। पर बोजे दोनों फैमिलीज के बीच दोस्ती रखना चाहता था। आखिर वो दोनों फैमिली के बीच एक साथ बड़ा हुआ है, पर मिस्टर लियो से उनके हिसाब से काम करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उन्हें मोरंग फैमिली के साथ एक बदला पूरा करना था। मोरंग फैमिली की वजह से उनकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ा था जब उन्होंने उन पर झूठे एलिगेशन लगाए थे। दूसरी तरफ रेन ने क्लोथिंग स्टोर पर जाती है। बाहर के लोगों के लिए ये क्लोथिंग शॉप होगा, पर रेन की पूरी टीम उस शॉप के अंदर उनकी मिशन पर काम कर रही थी। यहाँ पर वो डिस्कशन करते हैं कि शी और शिंग की शादी को लेकर हो और मोरंग फैमिली के बीच जो रिश्ता जुड़ा हुआ है उसके लिए हो फैमिली मोरंग फैमिली को 5 प्लेन गिफ्ट करने वाली थी, पर शी जब तक नहीं मिलेगी हो फैमिली प्लेन नहीं देने वाली। ऊपर से एविएशन स्कूल ओपनिंग सेरेमनी में उनके ऑर्फिनेज के डायरेक्टर रोंगसी आने वाली है। उसी के साथ उन्हें बदला लेना है और सेरेमनी के दौरान ही वो लोग रोंगसी को मारेंगे। इस मिशन के बाद उनकी जान जा सकती है, उन्हें जेल भी हो सकती है, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रात को मोरंग फैमिली वो फैमिली से प्लेन ना मिलने को लेकर परेशान थी और इनडायरेक्टली शिंग को ताना मार रही थी कि उसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है।
शेंग तो शिंग से हुओ फैमिली के पास जाकर प्लेन उन्हें देने की बात करने को बोलती है, लेकिन वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर हुओ फैमिली से प्लेन नहीं मांगने वाला था, क्योंकि वो लोग उसे ही किलर और किडनैपर मानते हैं और वो भी नहीं चाहता था कि वो शिंग को हुओ फैमिली के सामने झुकता हुआ देखे। इससे अच्छा वो एविएशन स्कूल ओपनिंग सेरेमनी ही कैंसिल करवा दे। लेकिन ये रेन कैसे उन्हें दे सकती थी? अगर सेरेमनी नहीं हुई तो वहाँ पर रॉन्गसी नहीं आएगी और उससे वो लोग अपना बदला नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो शिंग से रिक्वेस्ट करती है हुओ फैमिली से 5 प्लेन सेरेमनी के लिए लाने को, पर शिंग उसकी बात तभी मानने वाला था जब रेन उसे शाओ का मर्डर करने की वजह बताएगी, लेकिन रेन उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए शिंग भी उसकी बात नहीं मानता। फिर भी अगले दिन रेन उससे इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो यू का एविएशन स्कूल ओपनिंग का सपना टूटते हुए नहीं देख सकती। अगर शिंग चाहता है तो वो उसे शाओ को मारने की वजह बता देगी, पर वो ये ओपनिंग सेरेमनी होने दे और वो फैमिली से प्लेन देने की रिक्वेस्ट करे। पहले तो शिंग उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, पर जब रेन घर की तरफ जा रही थी तब आसमान में उसे 5 प्लेन्स दिखते हैं जिनका इंतजाम शिंग ने पहले ही कर दिया था, जिससे रेन समझ जाती है कि 3 साल पहले उसने जो शाओ को मारा था उसकी वजह जानने के लिए शिंग बहुत ही डेस्परेट है। फिर सेरेमनी तो कैंसिल नहीं होने वाली थी, इसलिए रेन अपनी टीम से मिलकर उनका मिशन डिस्कस करती हैं और उन्हें सिर्फ रॉन्गसी की जान लेने को बोलती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उससे ही बदला लेना था, ना कि किसी इनोसेंट पर्सन से। शुरुआत एविएशन स्कूल की सेरेमनी से होती है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पूरी मोरंग फैमिली तो वहाँ पर मौजूद ही थी। इस दौरान यू शिंग से प्लेन का इंतजाम करने को लेकर थैंक यू बोलता है और शिंग रेन को इनडायरेक्टली हिंट देता है कि उसने अपने ट्रू लव के लिए ये किया है। यहाँ पर शिंग रेन और यू को साथ में हाथ पकड़ता हुआ देखकर जेलस हो रहा था। फिर भी वो अपने भाई यू के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। इस सेरेमनी में होने वाले फंक्शन के लिए वहाँ पर यूली भी आती है, जिसकी मुलाकात आज फिर से बोजे से होती है। आज भी बोजे उसकी खूबसूरती में खो जाता है और जब यूली भीड़ की वजह से गिरने वाली थी तब वो उसे संभालता है, लेकिन बोजे को क्या पता कि यूली और रेन एक ही गैंग का हिस्सा है और दोनों इस पार्टी में किसी को मारने के लिए आए हैं। पार्टी के दौरान यूली और रेन के बीच अपने मिशन को लेकर हिंट्स ड्रॉप हो रहे थे। फिर पार्टी में हुओ फैमिली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर मिस्टर हुओ शिंग आते हैं, जो कि शियान और शी के ग्रैंडफादर है। उनकी एज 70 इयर्स है, पर अभी वो 30-40 साल जैसे ही दिखते हैं। ये सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज थी। यहाँ पर शी हुओ फैमिली को मिल चुकी थी, इसीलिए अब हुओ और मोरंग फैमिली के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। इसी वजह से हुओ फैमिली ने शिंग के रिक्वेस्ट पर उसे प्लेन्स दिए थे। इस दौरान हुओ शिंग से सभी लोग रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, पर रेन की आंखों में उसके लिए हम नफरत साफ देख पा रहे थे। वो तो उससे हाथ मिलाने से भी हेजिटेट फील कर रही थी और ये चीज शिंग नोटिस कर लेता है। हालांकि वो खुद भी शियोंग से नफरत करता था और इनडायरेक्टली 3 साल पहले मिस्टर हो शाओ के मर्डर केस में उसको जेल भेजने के लिए वो शियोंग को ताना भी मारता है, लेकिन यू सही टाइम पर बिगड़ी हुई बात संभाल लेता है। दूसरी तरफ हम रेंचिंग ऑर्फनेज के बच्चों को उसी पार्टी में एक रूम के अंदर देखते हैं, जिन्हें पार्टी का खाना खाने का बहुत मन हो रहा था, पर डायरेक्टर रॉन्गसी की परमिशन के बिना वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। खाना खाना तो दूर की बात है। तभी वहाँ पर रॉन्गसी आती है, जिसे देखकर बच्चे डर के मारे सिर झुकाकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। रॉन्गसी आते ही बच्चों को गालियाँ देती है। वो उन्हें ऑर्फनेज के अंदर की बात बाहर किसी भी पर्सन को बताने को और उसके परमिशन के बिना कुछ भी खाने को मना करती है। साथ ही आज की पार्टी में अच्छे से स्माइल करके सॉन्ग परफॉर्म करने को बोलती है। तभी उनकी ऑर्फनेज को पार्टी में लोगों से डोनेशन मिलेगा। तभी वहाँ पर मोरोंग फैमिली और हुओ फैमिली उन बच्चों से मिलने आते हैं। दोनों फैमिली से ऑर्फनेज को डोनेशन मिलता आ रहा था और रॉन्गसी से उनके काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन उसे देखकर रेन गुस्से से भर गई थी। आज वो वहाँ पर रॉन्गसी को मार कर ही अपना बदला पूरा करने आई थी। वो जानती है कि ऑर्फनेज में ऐसे कुछ चीजें बच्चों के साथ होती है जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जिसमें हुओ फैमिली जुड़ी हुई है। इसीलिए वो आज मौका मिलते ही हुओ शिंग को भी मारने वाली है। अब जब बाकी लोग पार्टी में चले जाते हैं तो रेन मेकअप रूम में रॉन्गसी से अकेले मिलने के लिए आती है। बच्चों की हालत देखकर रेन समझ गई थी कि आज भी ऑर्फनेज में उनके साथ अब्यूज हो रहा है, पर रॉन्गसी के हिसाब से ये बच्चे डिसेबल और ऑर्फन हैं, इसीलिए वो दुखी और बीमार रहते हैं। इस दौरान एक पल के लिए रॉन्गसी को ऐसा लगा जैसे उसने रेन को कहीं पर देखा हो, पर रेन उसे अपनी सच्चाई पता नहीं लगने देती। फिर रॉन्गसी के जाते ही वहीं पर मौजूद यूली रेन को उनके मिशन के लिए रेडी रहने को बोलकर चली जाती है। रेन भी पार्टी की तरफ जाने वाली थी, तभी वहां पर शिंग आता है। शिंग बहुत टाइम से रेन
पर नजर रख रहा था। वो समझ गया था कि रेन कोई बड़ा काम इस पार्टी में करने वाली है। हालांकि शिंग उन ऑर्फनेज के बच्चों की अजीब बिहेवियर के बारे में रेन को बोलकर पार्टी में चला जाता है। अब कुछ देर बाद बच्चे पार्टी में एक ग्रुप सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद जब यूली अपना परफॉर्मेंस करेगी, उसी दौरान रेन वॉशरूम जाने का बहाना करके रोंगसी को मारने वाली थी, पर रेन ऐसा कर पाती उससे पहले ही शिंग यूली से उसके भाई यू और उसकी भाभी रेन के लिए एक स्पेशल सॉन्ग परफॉर्म करने को बोलता है। इस वजह से रेन को पार्टी में ही रुकना पड़ता है। ऊपर से शिंग ने उसका बैग पकड़ कर रखा हुआ था, पर कुछ देर परफॉर्मेंस देखने के बाद रेन किसी तरीके से शिंग से अपना बैग छीन कर वॉशरूम चली जाती है। वहाँ पर रोंगसी पहले से ही मौजूद थी। वो उसे अपने हथियार से मारने वाली थी, लेकिन यूली उसे रोककर दूसरी साइड ले जाती है और वहाँ रेन को यूली से पता चलता है कि उनकी गैंग की तासिया ने एक प्लेन पर बॉम्ब फिट किया है। कुछ देर बाद उसी प्लेन में मिस्टर हुओशिंग राइड करने वाले हैं। ये शियोंग को मारने का उनका प्लान है। अब रेन को किसी भी तरीके से उस प्लेन में किसी और को बैठने से रोकना था। इधर रनवे पर श्याओ अपने ग्रैंडफादर हुओशिंग को एविएशन स्कूल की फीमेल पायलट जी से मिलाता है। उसे देखकर श्योंग अजीब बिहेव करने लगता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। जी जब उसके हाथों से ड्रिंक नहीं करती तो होशिंग और श्याओ थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। तब यू वहाँ पर आकर ये कहकर बात को संभालता है कि आज हु श्याओ को प्लेन राइड देने के लिए जी ही उस प्लेन को चलाएगी, इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर रही। फिर जब श्योंग प्लेन में बैठने वाला था तब उसी का हाथ अजीब तरीके से पकड़ लेता है और वो उसका हाथ छोड़ भी नहीं रहा था। इस वजह से जी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी वहां पर रेन आकर बात को संभालती है। साथ ही वो होशिंग को उस ओल्ड प्लेन में राइड करने से मना करती है। शायद उस प्लेन में बॉम्ब नहीं था या फिर ब्लास्ट के बाद उस पर शक ना हो, इसलिए वो झूठी फिक्र उसे दिखा रही थी। तभी वहां पर शिंग आकर उस प्लेन में रेन के साथ राइड करने की जिद करता है। थोड़ी बहुत फ्लाइंग स्किल तो उसके पास भी है। रेन और बाकी लोग शिंग को रोक रहे थे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ जाता है, इसलिए रेन उसके साथ राइड करने के लिए मान जाती है, भले ही प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। कुछ देर बाद अब शिंग और रेन प्लेन को राइड कर रहे थे और पार्टी में आए हुए लोग रनवे से एविएशन स्कूल का पहला प्लेन राइड होते हुए देखने लग जाते हैं। वहीं प्लेन के अंदर रेन शिंग को मिस्टर हुओ शाओ को मारने की वजह बता देती है। कई सालों से वो अपनी सिस्टर लान को ढूंढ रही थी। ये लान वही थी जिसे ढूंढते हुए पास में रेन शिंग के घर पर लेटर भेजा करती थी। लान तो उसे नहीं मिल रही थी, पर लान को ढूंढते दौरान वो और शिंग करीब आ गए थे। उनके बीच प्यार हो गया, लेकिन इस बीच वो हुओ फैमिली के घर में घुसने का मौका ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि हुओ फैमिली के घर में ही हो शिंग और शाओ ने लान को कैद करके रखा हुआ है। असल में रेन, लान और उसकी गैंग की बाकी लड़कियां रेनशिंग ऑर्फनेज की थी। वहां पर हुओ फैमिली के मर्दों ने उन्हें चाइल्डहुड में बहुत ही अब्यूज किया था, फिजिकली और मेंटली भी, और इन सब में पैसों के लिए रोंगसी उनका साथ दे रही थी। कई लड़कियां तो हुओ फैमिली में भेजे जाने के बाद मिलती भी नहीं थी। लान को भी हुओ फैमिली में भेज दिया गया था। लकीली एक दिन शिंग की वजह से रेन को हुओ फैमिली के घर में हो रही एक पार्टी में घुसने का मौका मिला और वहां पर एक रूम में उसे लान बहुत ही खराब हालत में मिली। वो लान को वहां से ले जाने ही वाली थी, तभी वहां पर शाओ आता है। वो रेन को वहां पर देखकर उसे भी हैरेस करने वाला था, लेकिन रेन एक नाइफ से उस पर हमला करके उसे मार देती है, जिसके बाद वो लान को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। आधे रास्ते में ही लान बेहोश हो जाती है। फिर भी रेन किसी तरीके से उसे संभाल कर यूली के घर तक लेकर आती है। वहां पर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि लान के साथ बहुत ही ब्रूटली अब्यूज किया गया था। उसका रिसेंटली मिसकैरेज भी हुआ। उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं दिया गया। अब उसकी हालत बहुत ही खराब है। उसे देखकर रेन और यूली की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर यहाँ तो उल्टा होश में आकर लान उनका हालचाल पूछ रही थी, क्योंकि उन्होंने एक साथ ऑर्फनेज में बहुत कुछ सहा था। लान तो उन्हें बाईचेंग से भाग जाने को बोलती है, क्योंकि अगर हुओ फैमिली को पता चला कि रेन ने शाओ को मारा है तो हुओ फैमिली उन सभी को जान से मार देगी। लेकिन रेन और यूली उसे छोड़कर नहीं जाने वाले थे, पर लान समझ चुकी थी कि वो जिंदा नहीं बचने वाली। वो सिर्फ उन्हें उसके मरने के बाद उसकी एशेस को नानचेंग ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वहीं पर उसका घर था। 9 साल की एज के बाद उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके ऑर्फनेज लाया गया था। तब से उसने कभी अपना घर और नानचिंग सिटी नहीं देखा। वो बस एक बार अपने फादर को देखना चाहती थी। ये बात कहते कहते उसकी जान चली गई। लान के लिए अब यूली वही गाना गाने लगती है जो कि उसने चाइल्डहुड में ऑर्फनेज में गाया था, जो कि उसे काफ़ी पसंद था। फिर उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करके उसके एशेज लेकर रात को ही दोनों नानचिंग निकलने वाली थी, पर वहाँ पर पुलिस को शाओ के किलर को
ढूंढते हुए देखकर रेन और यूली अलग अलग हो जाते हैं। इसी दौरान ट्रेन में रेन को शिंग ने ढूंढ लिया था, जिसके बाद खुद पर ही गोली चलाकर रेन ट्रेन से कूद गई थी। इस तरीके से तो वो पुलिस से बच गई, लेकिन शिंग को पुलिस ने शाओ के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया था। लकीली बर्फ में गिरने की वजह से रेन तो जिंदा बच गई थी और वो चाहती थी कि शिंग उसे नफरत करके उससे मूव ऑन हो जाए। अब प्रेजेंट में ये बातें जानकर शिंग को उसके लिए काफी बुरा लगता है, पर वो जिंदा होने के बाद भी उसे मिलने क्यों नहीं आई और अब वो उसके भाई से शादी करने के लिए वापस क्यों आई है, ये सब भी शिंग को जानना था। लेकिन अगर शिंग उसके लिए वो शिंग को मारेगा, तभी रेन उसके सभी सवालों के जवाब देने वाली थी और शिंग इसके लिए राजी भी था। वो प्लेन डायरेक्टली शाओ के ऊपर लैंड करके उसे मारना चाहता था, पर रेन उसे ऐसा करने से रोकने लग जाती है। इस तरह से सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वैसे शिंग ने बहुत टाइम से रेन के कामों पर नजर रखी हुई थी और उसे पता है कि इस प्लेन में कुछ गड़बड़ है। उसके पूछने पर रेन उसे बॉम्ब के बारे में बता देती है, जो सुनकर वो शॉक रह जाता है। वो रेन को डांटता है कि आखिर बॉम्ब होने के बाद भी वो प्लेन में क्यों बैठी, क्या वो उसके साथ ही मरना चाहती है। वो रेन को प्लेन की रूफटॉप से पैराशूट लेकर कूदने को बोलता है, पर रेन उसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। तब शिंग पैराशूट बाहर फेंक देता है। गिरते हुए पैराशूट को देखकर नीचे खड़े लोग समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। तब तक प्लेन की बैक साइड में बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। बाकी लोग ये सब देखकर जहाँ परेशान थे, वहीं शाओ और हो शिंग इस प्रॉब्लम के मजे ले रहे थे। इधर प्लेन में एक आखिरी पैराशूट था। दोनों ही एक दूसरे को पैराशूट देना चाहते थे। रेन तो शिंग को बचाने के लिए अकेले बिना पैराशूट के प्लेन से कूद जाती है। तब शिंग किस तरीके से पैराशूट लेकर रेन को पकड़ लेता है। तब तक प्लेन भी ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उन दोनों की जान बच गई थी। फिर रेन शिंग को उससे दूर रहने को बोलती है। जैसा कि दोनों 3 साल से दूर थे, अब भी वैसा ही रहे तो अच्छा है, नहीं तो हमेशा की तरह शिंग उसकी प्रॉब्लम में फंसता चला जाएगा। तभी उनका पेड़ में अटका हुआ पैराशूट नीचे गिरने लग जाता है और दोनों जमीन पर आकर गिरते हैं, जहाँ पर रेन फिर से शिंग को उसे दूर रहने की एडवाइस देती है और आज से उसे सिर्फ भाभी मानने को बोलती है। तब तक वहाँ पर डॉक्टर की टीम, यू और उनके कुछ जानने वाले लोग आ गए थे, जो कि उन दोनों की मदद करते हैं। उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के बाद यू पुलिस को प्लेन ब्लास्ट होने की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ यूली रेन से आज वो इंसिडेंट की बात करते हैं। प्लेन में रेन खुद बैठी थी, इसलिए ब्लास्ट को लेकर उस पर कोई शक नहीं करेगा, पर प्लेन के अंदर बॉम्ब एना ने उनसे डिस्कस किए बिना लगाया था। इस तरह बिना डिस्कशन और प्लानिंग के वो लोग फ्यूचर में फंस सकते हैं, इसलिए एना को फिर कभी ऐसा ना करने के लिए समझाना जरूरी था। वैसे रेन अभी भी क्या शिंग के लिए फील करती है, ये चीज यूली जानना चाहती थी, पर रेन इस बात से इनकार कर देती है। उसके हिसाब से वो सिर्फ अपना मिशन पूरा करना चाहती है। हालांकि पास में जब उसे गोली लगी थी, तब इतनी इंजरी में भी रेन के लिए शिंग का दिया हुआ फ्लावर ठीक से रखना जरूरी हो गया था। ये अगर प्यार नहीं है तो फिर क्या है। अब रात को यू शिंग से बात करने के लिए आता है। शिंग ने आज रेन की जान बचाई थी, इसके लिए यू बहुत ही ग्रेटफुल था, पर यहाँ पर यू के अलावा चेंग और जिन उसकी फिक्र नहीं करते। जिन तो प्लेन ब्लास्ट में भी शिंग का हाथ है यही सोच रही थी, लेकिन इस बार यू शिंग के खिलाफ किसी को कुछ भी नहीं बोलने देता। वो सर्वेंट्स को बोलने के बहाने जिनको हिंट दे देता है कि उसके छोटे भाई शिंग के खिलाफ अगर किसी ने भी कुछ बोला तो घर से निकाल दिया जाएगा। शिंग उसका भाई है, वो उस पर पूरा भरोसा करता है। ये बात जिन को बहुत ही बुरी लगती है। ऊपर से शिंग दूर से अपनी सिस्टर को चिढ़ा रहा था। वही रेन और उसकी गैंग की बाकी लड़कियां एना को उनसे डिस्कस किए बिना कोई भी कदम उठाने से मना करती हैं। तब एना अपनी पूरी इंजरी उन्हें दिखाती है। वो शौक की उसे फिजिकली अब्यूज करने की वजह से ही उसका ये हाल हुआ था। ऐसी सेम इंजरी सभी लड़कियों की बॉडी में थी। उन सभी के साथ ऑर्फनेज में बुरा हुआ था, पर उनका एक गलत कदम उन सभी को जेल में डाल देगा और वो लोग अपना बदला नहीं ले पाएंगे। आज इस हंगामे की वजह से ना तो वो लोग रोंगसी को मार पाए और ना ही श्योंग को। उनका पूरा मिशन फेल हो गया। अब उन दोनों की मौत ही उन्हें शांति देगी, उनके दर्द को कुछ हद तक कम करेगी। आज के प्लेन ब्लास्ट के बाद श्योंग की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, पर ऑर्फनेज में सिक्योरिटी नहीं होगी। इसीलिए रेन ऑर्फनेज में चुपके से जाकर रोंगसी को मारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद रेन चुपके से ऑर्फनेज पर नजर रख रही थी, सही मौके के इंतजार में। इस दौरान रोंगसी को बच्चों पर हाथ उठाते हुए और उन्हें अब्यूज करता हुआ देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। रोंगसी यहाँ पर कांग नाम के एक लड़के को एक अकेले रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर वो उसे चॉकलेट ऑफर करके समझाती है कि इस रूम में आने वाले बच्चे अगर उसकी बात माने तो उन्हें कभी खाने की कमी नहीं होती। ये सुनकर कांग एक पिंक चॉकलेट लेता है और
और रोंगसी के हिसाब से हर एक चॉकलेट को लेने के बाद चॉकलेट के बदले उन्हें एक बॉडी पार्ट सैक्रिफाइस करना होगा। कांग ने जो पिंक चॉकलेट चुना है उसके बदले उसे अपना पैर सैक्रिफाइस करना होगा। मतलब कि इस ऑर्फिनेज के बच्चे पहले से डिसेबल नहीं होते, उन्हें मार पीट कर डिसेबल बनाया जाता है ताकि लोग उन पर सिंपैथी दिखाकर उन्हें डोनेशन दे। ये देखकर रोंगसी अपने हाथ में रखी छड़ी से कांग का पैर तोड़ने ही वाली थी, तभी वहां पर रेन आती है। उसे देखकर रोंगसी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो कांग के साथ सिर्फ बातें कर रही थी, पर रेन को पहले से पता था कि इस ऑर्फिनेज के रूम में क्या चलता है। इस रूम के अंदर एक बैक डोर भी है, ये बात भी उसे पता थी जहाँ से वो पास्ट में भागी थी, लेकिन अब उसके हिसाब से उस डोर की जरूरत बच्चों को नहीं है। उस डोर की बात सुनते ही रोंगसी शॉक हो जाती है। रेन पहले कांग को उसके रूम में भेजती है, फिर वो रोंगसी को अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताती है। उसे देखकर रोंगसी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से तो रेन मर चुकी है। रोंगसी फिर से यहाँ पर रेन को चाइल्डहुड की तरह मारने पीटने की कोशिश करती है, पर रेन अब उसका टॉर्चर नहीं सहने वाली थी। वो उल्टा उसका हाथ टेबल पर रखकर एक टूल से उसके गले पर वार करती है। एक ही बार में उसने अपने और उसके दोस्तों के साथ हुए टॉर्चर का बदला ले लिया था। फिर रेन ऑफिस रूम में जाकर अपने टाइम का ऑर्फिनेज स्टूडेंट डॉक्यूमेंट ले लेती है ताकि उसके और उसकी गैंग की लड़कियों का कोई प्रूफ किसी को ना मिले। पर वापस रूम में आने के बाद उसे वहां पर शिंग दिखता है रोंगसी को मारते हुए। रेन ने पूरी तरीके से रोंगसी की जान नहीं ली थी, इसीलिए बचा हुआ काम शिंग ने कर दिया था। वैसे शिंग के हिसाब से उसको रेन की कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपना भाई का नाम एक मर्डर के साथ जुड़ते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए उसने रेन की हेल्प की। अब भले ही जो भी हो, पर उन दोनों को रोंगसी की बॉडी ठिकाने लगानी थी, इसीलिए दोनों उस रूम में मौजूद डॉग होल के अंदर रोंगसी की बॉडी डालकर उस होल को बंद करने लगते हैं। इस दौरान बाहर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस आ गई थी, पर बच्चों ने पहले ही उन्हें बचाने का प्लान बना लिया था। पुलिस को देखते ही वो लोग उनके लिए गाना गाने लगते हैं और उनका गाना कैसा है ये पूछते हैं। असल में गाना गाने के बहाने बच्चे रेन और शिंग को पुलिस के आने का सिग्नल दे रहे थे। वो दोनों उनका सिग्नल समझकर बॉडी को जल्दी ठिकाने लगा देते हैं। फिर पुलिस बच्चों को ऑर्फिनेज के अंदर तक छोड़ने के लिए आती है। बच्चों ने उन्हें पहले ही झूठ बोल दिया था कि उनकी ऑर्फिनेज के डायरेक्टर रोंगसी बाहर गई है, इसलिए पुलिस को कोई शक भी नहीं होता। पर जब शिंग जल्दी जल्दी में भागने वाली थी तब पुलिस को वहां पर किसी के होने का शक होता है। हालांकि रेन ने सही टाइम पर शिंग को छुपा लिया था। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद दोनों ऑर्फिनेज से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर रेन शिंग को आज जो कुछ भी हुआ ये भूल जाने के लिए बोलती है। इस मर्डर में दोनों ही शामिल हैं, इसलिए दोनों आगे से एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करे तभी अच्छा होगा। पर शिंग के मुताबिक अगर आज वो रोंगसी को ना मारता तो वो जिंदा बच जाती और रेन फंस जाती। पर रेन के हिसाब से इतने लंबे कॉरिडोर से जख्मी हालत में रोंगसी अपने लिए हेल्प नहीं बुला पाती। वो रोंगसी को तड़प तड़प कर मारना चाहती थी, इसलिए उसने पूरी तरीके से उसकी जान नहीं ली। और उसके साथ जो भी हो, सवाल पूछने का हक शिंग के भाई यू का है, क्योंकि यू उसका होने वाला हस्बैंड है। ये सुनकर शिंग गुस्से में वहां से चला जाता है। तब रेन लान को याद करती है। आज रोंगसी की मौत के बाद कुछ हद तक उसकी आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि उसकी मौत में रोंगसी का हाथ था। फिर रेन 13 साल पहले पास के उन ऑर्फिनेज के दिनों को याद करती है, जब एक छोटी सी गलती पर रोंगसी उन्हें उसी पनिशमेंट रूम में खाना पीना दिए बिना ही बंद कर देती थी। एक बार जब रेन वहां पर कई दिनों तक भूखी बंद थी, तब लान उसी डॉग होल से उसे खाना दे रही थी। उस ऑर्फिनेज में लड़कियों का डांस परफॉर्मेंस रहता था, जिन्हें बड़े बड़े लोग, जिसमें वो फैमिली के मेल्स भी इंक्लूड थे, वो देखने के लिए आया करते थे। और जिसे जो बच्ची पसंद आती थी वो उसे अपने साथ ले जाता था। वो बच्ची फिर कभी लौट कर नहीं आती थी। ऐसे ही उस नरक में वो लोग बड़े हुए। तब वो फैमिली के मेल्स ने रेन को पसंद किया और उसे खरीद लिया, पर उस टाइम वो बहुत ही बीमार थी। फिर भी रोंगसी उसे खींचकर वो फैमिली के पास ले जा रही थी। तब रेन की जान बचाने के लिए लान रेन के बदले वो फैमिली के पास चली गई, जहाँ पर वो फैमिली के मेल्स ने लान को इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया कि उसकी जान ही चली गई। रेन को इस बात का सबसे बड़ा गिल्ट था कि लान ने उसके बदले खुद को वो फैमिली के पास सैक्रिफाइस कर दिया। लान के साथ उनका बहुत मन था एक साथ स्कूल या फिर कॉलेज जाने का, एक नॉर्मल लाइफ जीने का, पर ना तो लान वो सपना पूरा कर पाई और ना ही वो लोग। अब भले ही वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, पर उन्हें हर टाइम अपनी रियल आइडेंटिटी सामने आने का डर लगा रहता है। अगली सुबह रेनब अपनी गैंग की लड़कियों के साथ एक स्मारक पर जाकर वहां पर फ्लैश चढ़ाती है।
वो स्मारक उनके ऑर्फनेज के उन दोस्तों का है जो कि जिंदा नहीं बच पाए थे। अब उन्हें ऑर्फनेज में मौजूद बच्चों का डर था कि कहीं उन बच्चों के साथ वो फैमिली बुरा ना कर दे। पर रेन के हिसाब से अभी रोंगसी के गायब होने पर पुलिस और मीडिया इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस टाइम वो फैमिली ऑर्फनेज के पास भी नहीं आएगी, नहीं तो उन लोगों ने पास में बच्चों के साथ जो कुछ भी ब्रुटैलिटी की है वो लोगों के सामने आ जाएगी। और वो फैमिली अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। वहीं वो फैमिली को जब रोंगसी के मिसिंग होने की बात पता चलती है तो वो लोग शॉक रह जाते हैं। आखिर वो उनके बहुत सी राज जानती थी, उसके अचानक गायब होने से उन्हें खतरा था। इसीलिए हुओ शियोंग बच्चों से रोंगसी के बारे में पूछताछ करने को बोलता है, क्योंकि बच्चों को अगर कोई सच्चाई पता है तो वो छुपा नहीं सकते। इधर यूली रेन को उसके साथ थिएटर देखने जाने को बोलती है, पर रेन को आज यू के साथ वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी यू वेडिंग ड्रेस शॉप पर नहीं आता। दूसरी तरफ यू के एविएशन स्कूल ओपनिंग सेरेमनी के बारे में सभी न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश हो रही थी। तभी यू और शिंग को ऑर्फनेज में हो रहे हंगामे की बात पता चलती है। पुलिस, मीडिया और हुओ के लोग बच्चों को रोंगसी के बारे में पूछकर परेशान कर रहे थे और मिस जी उन बच्चों को इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रखना चाहती थी। जी की बात आते ही यू ऑर्फनेज के लिए निकल जाता है और उसके बदले शिंग को वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए रेन के पास जाने को बोलता है। इधर यू के आते ही पुलिस, मीडिया और हुओ के लोग शांत हो गए थे। यू से हिंट मिलते ही जी बच्चों को ऑर्फनेज से बाहर ले जाती है और यू मीडिया से बच्चों और जी की रिकॉर्ड की गई फुटेज लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो बोसे को फिर से जी और ऑर्फनेज के बच्चों को परेशान ना करने का ऑर्डर देता है। वही रेन जब यू के बदले शिंग को वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए आता हुआ देखती है तो वापस घर जाने लग जाती है, पर शॉप ओनर रेन को रोकता है, क्योंकि अगर आज वेडिंग ड्रेस फिटिंग नहीं हुई तो शादी से पहले ड्रेस को रेडी करना इम्पॉसिबल होगा। ओनर के हिसाब से यू और शिंग की बॉडी सेम है तो यू का आउटफिट शिंग पहन लेगा। ये सुनकर रेन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए मान जाती है, पर शिंग अपनी पसंद की वेडिंग ड्रेस उसके लिए चुनता है। शिंग रेन को वेडिंग ड्रेस में दिखता ही रह जाता है। वो उसके करीब आकर उसका नेकलेस ठीक करने लग जाता है ताकि रेन की बॉडी में जो अब्यूज की मार्क है वो किसी को ना दिखे। साथ ही शिंग ने जो यू का वेडिंग सूट पहना हुआ था उसे लेकर वो रेन के पास खड़े होकर मिरर में देखने लगता है। उसके हिसाब से तो उसकी और रेन की जोड़ी रेन और यू की जोड़ी से अच्छी है। फिर वो ओनर से एक मेजरमेंट टेप लेकर रेन के एकदम करीब आकर उसका मेजरमेंट लेने लग जाता है, जो चीज़ वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को काफ़ी अजीब लगती है। रेन खुद भी उसे बाकी लोगों के सामने तमाशा बनाने को मना करती है। तब शिंग ओनर से कहकर सभी लोगों को बाहर भेज देता है। अब वहाँ पर सिर्फ रेन और शिंग मौजूद थे। उनके जाने के बाद शिंग रेन को जी की बात बोलकर चिढ़ाने लग जाता है। उसके मुताबिक रेन का फियांसे उसके साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने की जगह जी से मिलने गया है, पर रेन के हिसाब से यू और जी एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच मिलना जुलना तो होता रहेगा। रेन को शिंग किसी भी तरीके से शादी तोड़ने को नहीं मना पा रहा था, इसीलिए वो उसे शादी तोड़ने की डायरेक्ट धमकी देता है। वो नहीं चाहता कि रेन अपने मिशन के लिए यू का यूज़ करे या फिर उसके क्राइम्स की वजह से यू को कोई हार्म हो, यहाँ तक कि वो रेन को मारने की भी धमकी देता है। पर रेन उल्टा उसे उसके मामले से दूर रहने की धमकी देती है, नहीं तो उसने जैसे शी को किडनैप करके हंगामा किया था वो उससे भी बुरा कर सकती है। ये सुनकर शिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं जी और यू ऑर्फनेज के बच्चों को अपने सपने पूरे करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। फिर वो दोनों बच्चों को पेपर प्लेन बनाना सिखाकर वहाँ पर अपना ड्रीम लिखने को बोलकर उन प्लेन को हवा में उड़ा देते हैं। ये सब करके बच्चे बहुत ही खुश थे और उन्हें खुश देखकर जी और यू को बहुत ही खुशी होती है। अब इवनिंग में अपने घर जाने से पहले जी यू से उसकी शादी की बात पूछती है। यहाँ हम दोनों के बीच एक अधूरे कनेक्शन को देख पाते हैं, जैसे कि उनके बीच पहले कोई रिश्ता रहा हो। इसीलिए तो जी यू की शादी की बात सुनकर जितना दुखी थी, यू भी अपनी शादी की बात उससे करके उतना ही दुखी हो रहा था। अगले दिन रेन और शिंग अपने अपने रूम के बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उनके घर में बोसे आता है। उसके आते ही चेंग और जिन बहुत ज़्यादा खुशी से उससे बात करने लग जाते हैं। असल में बोसे के फादर सैंग उनके घर नानचेंग आए थे और वो शिंग और घर के बाकी लोगों से मिलना चाहते थे, पर चेंग के हिसाब से वो लोग काम में बिजी हैं और यू कल अपने एविएशन स्कूल में बिजी हैं। इसलिए चेंग बोसे से शिंग को उसके साथ ले जाने को बोलती है, पर जब ये बात बोसे उससे कहता है तो उसके फेस पर हम टेंशन साफ देख पाते हैं। फिर भी वो बोसे के फादर सैंग से मिलने को तैयार था। अब बोसे जब बाहर शिंग के आने का वेट कर रहा था तब रेनो से बात करने के लिए आती है। इस दौरान उसे उससे पता चलता है
कि आजकल जैंग हुओ फैमिली के एलीट क्लब का पार्ट नहीं है और वो हुओ फैमिली से आर्म्स डील भी नहीं करते। ये सुनकर रेन जैंग से मिलने के लिए बोजे के साथ जाना चाहती थी। रेन ने कुछ गिफ्ट्स भी रेडी कर रखे थे, लेकिन शिंग साफ साफ रेन को अपने साथ आने के लिए मना करके चला जाता है। अब जब शिंग ली फैमिली के घर पहुंचता है तो उसे अपने चाइल्डहुड के भयानक दिन याद आते हैं, जैसे कि इस घर में उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। उसे पास्ट की बातें हॉन्ट कर रही थी। बोजे उसे एक ट्री दिखाता है जो कि उसके फादर जैंग ने शिंग की याद में लगाया था, पर शिंग उन बातों को इग्नोर कर देता है। यहाँ पर शिंग को जैंग अपना बेटा बोल रहा था और उसके सामने बाप होने का हक जता रहा था, पर शिंग के फेस पर उसे देखकर जरा भी खुशी नहीं आती और ना ही जैंग उससे अच्छा बिहेव कर रहा था। बोजे उनके बीच बात संभालने की और मामले को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, पर बात बिगड़ती जा रही थी। जैंग चाहते थे कि अगर शिंग हुओ फैमिली की बेटी से शादी कर रहा है तो शादी में दहेज पर मिले आर्म्स उसे भी दिए जाए, पर शिंग के हिसाब से जैंग तो उसे अपना बेटा मानता ही नहीं है। उसे मोरंग फैमिली के बेटे की तरह एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करता है, तो उसकी शादी में मिली डाउरी पर उसका क्या हक है। ये सुनकर जैंग भड़क जाता है। वो शिंग के लिए एक स्पेशल लंच अपने सर्वेंट से कहकर लेकर आता है और वो खाना जैंग उसे खाने के लिए फोर्स करता है। उस खाने को देखकर शिंग को अपना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड याद आता है। चाइल्डहुड में जैंग इसी तरीके से उसे रॉ मीट खाने के लिए फोर्स करता था और आज भी वो वही कर रहा था। बोजे के रिक्वेस्ट करने पर भी जैंग नहीं रुकता। ऊपर से शिंग के दिमाग में जैंग का ऐसा डर बैठ गया था कि वो उस रॉ मीट को खाने ही वाला था। तभी वहां पर रेन आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे समझाती है कि शिंग मोरंग फैमिली से है, तो ली फैमिली का गेस्ट होने के हिसाब से उनकी बात मानने की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। रेन जैंग पर भी शिंग को ऐसा ट्रीट करने पर गुस्सा करती है। तब बोजे उससे बताता है कि शिंग पहले जैंग का ही बेटा था, पर 12 साल बाद ली और मोरंग फैमिली को पता चला कि हॉस्पिटल में उनके बच्चे बदल चुके हैं, जिसके बाद शिंग को मोरंग फैमिली में और बोजे को ली फैमिली में वापस लौटा दिया गया। पर इसके बाद दोनों फैमिली के बीच एक फ्रेंडशिप हो गई। मोरंग फैमिली के लिए बोजे उनके बेटे जैसा बन गया, उसी तरीके से ली फैमिली के लिए भी शिंग उनका बेटा है। इसीलिए जैंग शिंग पर अपने फादर होने का हक जता रहा था और जैंग के हिसाब से तो शिंग को डिसिप्लिन सिखाने का उनका एक तरीका है। ये सुनकर रेन उसे ड्रिंक सर्व करती है शिंग को 12 साल तक बड़ा करने के लिए, पर जैंग उसकी बातों से खुश नहीं था। वो शिंग को अपने साथ स्टडी में चलने के लिए बोलता है तो शिंग उसके पीछे वहां चला जाता है। उनके जाने के बाद बोजे रेन से माफी मांगता है। उसे लगा कि वो अगर जैंग का ब्लड रिलेशन वाला बेटा है तो शिंग भी तो 12 साल तक उसका बेटा ही बनकर रहा था। उनके बीच सभी नफरत ठीक हो गई होगी। पास्ट की बातों को जैंग और शिंग भूल गए होंगे, पर आज भी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शिंग के बारे में ये बातें जानकर रेन को बहुत ही बुरा लगता है। वहीं जैंग ने शिंग को अपनी वाइफ यानी कि बोजे की रियल मदर यिनशियो की फोटो के सामने प्रे करने के लिए बुलाया था। 12 साल तक यिनशियो ने शिंग को अपना बेटा समझकर बड़ा किया था, पर शिंग जैंग की तरह नहीं दिखता था। इसीलिए जैंग को यिनशियो पर शक था कि कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं है जिससे शिंग पैदा हुआ हो। इस बात पर जैंग हर दिन उसे फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता था। शिन्यू उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। उसे डर था कि अगर जैंग ने उसे छोड़ दिया तो वो शिंग को लेकर कहाँ जाएगी। इस गुस्से और टेंशन में वो शिंग को मारती पीटती थी और एक दिन इन्हीं मेंटल प्रेशर की वजह से शिन्यू ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। जैंग अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार शिंग को आज तक मानता आया था। वो आज भी उन्हीं बातों को लेकर शिंग को ताना मारने लग जाता है, यहाँ तक कि रेन को लेकर बुरी बातें करता है। तब गुस्से में शिंग जैंग पर हाथ उठाने ही वाला था, पर उल्टा जैंग उसे मारने पीटने लगता है। तब तक वहां पर रेन और बोजे आ चुके थे। शिंग पर हाथ उठाने को लेकर रेन तो वहां पर मीडिया बुलाने वाली थी, पर बोजे बात को संभाल लेता है। तब रेन शिंग को वहां से लेकर जाती है। शिंग जाने से पहले अपनी मॉम की फोटो अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद जैंग अपने एम्प्लॉय से शिंग के हाथ पर लगे इंजरी को लेकर छानबीन करने को बोलता है, जैसे कि जैंग के दिल में कहीं ना कहीं शिंग के लिए कोई फिक्र हो। जिसके बाद शिंग अपनी मॉम यिनयू की फोटो लेकर उन्हें याद करके इमोशनल हो रहा था। वो उनकी फोटो को जलाकर उन्हें फ्री करना चाहता था, पर तभी वहां पर रेन को आता हुआ देखकर वो रुक जाता है। रेन उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। तब शिंग उसे बताता है कि उसकी माँ यिनयू पहले तो उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब उसका फेस ली फैमिली के साथ मैच नहीं हो रहा था और उसकी वजह से जैंग उसको चीटर मान रहा था, तब से उसकी माँ उससे नफरत करने लगी थी, उसे टॉर्चर भी करती थी। पर ये सब वो अपने डिप्रेशन के दौरान कर रही थी और उसकी माँ की मौत के बाद तो जैंग उसे और टॉर्चर करने लगा।
एक बार शेंग को अपने गार्डन में एक डॉग मिला था। वो अकेला था तो उस डॉग को रखना चाहता था, पर जैंग उसे वो डॉग छीनने के साथ साथ उसे एक रूम में 3 दिन तक बिना खाए पिए बंद करके रखता है। वो 3 दिन शेंग ने विंडो से बारिश का पानी पीकर और प्लांट के पत्ते खाकर जिंदा बिताए थे। 3 दिन बाद जैंग उसे खाना देता है, पर वो रॉ मीट था जिसे जैंग की डर की वजह से शेंग को खाना पड़ता है। वो डर आज तक शेंग के दिल में था, इसीलिए आज भी जैंग से डर कर वो वही रॉ मीट खाने वाला था। ये सब सुनकर भी रेन को उस पर तरस नहीं आता, बल्कि वो उसे समझाने लग जाती है क्योंकि उसने भी अपने चाइल्डहुड में टॉर्चर झेला था। ये सुनकर शेंग उसके मिशन में उसका साथ देने की बात कहता है, पर रेन अब भी उसे अपने मामलों से दूर रखना चाहती थी। तब शेंग उसे उसके भाई से शादी तोड़ने को बोलता है, नहीं तो वो उसकी रियल आइडेंटिटी सभी को बता देगा। जो सुनकर रेन वहाँ से चली जाती है। वहीं बोझ शेंग को ढूंढता हुआ घर पर आता है और आज जेंग और शेंग के बीच हुआ पूरा मामला अपनी दूसरी मॉम चेंग को बताता है। पर चेंग को तो उसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। उसके हिसाब से शेंग कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपने आप घर आ जाएगा। असल में चेंग ने बोझे को ही अपने बेटे की तरह पाला था, पर जब सालों बाद उसे हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली के बारे में पता चला तो उसका अपना बच्चा शेंग उसके पास वापस आने के बाद भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वो आज तक बोझे को ही अपना बेटा मानती आई है। ऊपर से उस टाइम खबर निकली थी कि जैंग बच्चों की अदला बदली के गुस्से में मिस्टर मोरोंग मतलब कि शेंग और यू के फादर को मारना चाहता था। ये बात शेंग को पता थी, फिर भी उसने मोरोंग फैमिली को नहीं बताई। फिर किसी के लड़ने मिस्टर मोरोंग को जान से मार डाला। इसीलिए चेंग अपने हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार शेंग को मानती थी। अब जो भी हो, बेटा तो उसका शेंग ही है। इसीलिए बोझे ये बात भूलकर चेंग से शेंग को अपनाने को बोलता है, पर उसके लिए उसका रियल बेटा बोझे है, भले ही उसे उसका ब्लड रिलेशन ना हो। दूसरी तरफ अगले दिन रेन यूली से एक रेस्टोरेंट में मिलकर ऑर्फनेज के बारे में डिस्कस करती है। यूली वहां पर कांग को भी लेकर आई थी, जिससे उन्हें एक दूसरे ऑर्फनेज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके लड़कियां लाने की बात पता चलती है। उन लड़कियों को या तो रिच मेंस के पास बेच दिया जाएगा या फिर ब्रॉथल में बेच दिया जाएगा। इस काम में भी वो फैमिली शामिल थी। अब रेन की गर्ल्स गैंग को उन लड़कियों को बचाना था। इस दौरान रेन कांग को केक खाने के लिए देती है और उसे रोज मिलने को मना करती है, नहीं तो किसी को कांग पर शक हो जाएगा और वो खतरे में पड़ सकता है। तब कांग उसकी बात मानकर वहाँ से कुछ शुगर क्यूब्स अपने दोस्तों के लिए लेकर ऑर्फनेज चला जाता है। वैसे कांग और बाकी बच्चों ने पहले ही रेन और शेंग को बचाने का प्लान रेडी करके रखा हुआ था। आखिर रेन और शेंग ने रोंगसी को मारकर उसके टॉर्चर से उनको बचाया था। इसीलिए पुलिस या फिर किसी के भी पूछने पर वो लोग यही बोलते थे कि रोंगसी किसी आदमी के साथ भाग गई है। पर कांग के मुंह पर एक्सपेंसिव केक लगा हुआ देखकर शियान को उस पर शक होता है। आखिर ऑर्फनेज के एक बच्चे को इतना एक्सपेंसिव केक खाने को कहाँ मिलेगा। इधर शेंग और रेन के बीच फिर से शादी तोड़ने की बात को लेकर झगड़ा होता है। रेन तो उल्टा वेडिंग ड्रेस फैमिली के सामने ट्राई करने वाली थी। इस बात से शेंग बहुत ही भड़क गया था। वो उसकी रियल आइडेंटिटी अपनी फैमिली के सामने लाने का सोचता है, पर उसकी मॉम तो उल्टा यू का वेडिंग ड्रेस शेंग ने ट्राई किया था और रेन का वेडिंग ड्रेस भी शेंग ने सिलेक्ट किया है। ये सुनकर भड़क जाती है। तब गुस्से में शेंग रेन की रियल आइडेंटिटी सभी को बोलने ही वाला था, पर रेन सभी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी वेडिंग ड्रेस गिरा देती है, जिससे वो ड्रेस फट जाती है और इसका ब्लेम भी अब चेंग शेंग पर ही डालती है। ऊपर से शेंग का भाई यू भी आज उस पर गुस्सा होता है क्योंकि कई दिनों से शेंग रेन के बारे में उसे भड़का रहा था। इसलिए यू को लगा कि वेडिंग ड्रेस शेंग ने खराब किया होगा। इस बात से शेंग इतना हर्ट होता है कि 3 साल पहले उसे जेल भेजने की बात वो उसे करने लग जाता है, क्योंकि उस टाइम किसी भी फैमिली मेंबर ने उसका साथ नहीं दिया था और उसे जेल जाने से नहीं बचाया था। इस चक्कर में बात इतनी बढ़ जाती है कि चेंग शेंग को थप्पड़ मार देती है और शेंग गुस्से में वहां से चला जाता है। पर चेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो रेन को दूसरी वेडिंग ड्रेस पसंद करने को बोलती है, पर अंदर ही अंदर रेन को शेंग के लिए बुरा लग रहा था। तभी मोरोंग फैमिली के घर मिस्टर जेंगली आते हैं। शेंग का हाथ कैसे इंजर्ड हुआ इसका पूरा प्रूफ लेकर हो फैमिली ने शाओ के झूठे मर्डर के इल्जाम में शेंग को 3 साल के लिए जेल भेज दिया था और वहां पर शेंग के साथ हो फैमिली के लोगों ने बहुत ही टॉर्चर किया। उसका हाथ भी इस तरीके से बिगाड़ दिया था कि वो फिर कभी सर्जरी नहीं कर पाएगा। और अब उसी हुओ फैमिली के साथ मोरोंग फैमिली आर्म्स डील के लालच में शेंग की शादी करवा रहे हैं। शेंग मोरोंग फैमिली का ब्लड रिलेशन वाला बेटा जरूर होगा, लेकिन शेंग को जैंग ने भी पाला है, उस पर उसका भी उतना ही हक बनता है जिस तरीके से चेंग बोझे पर हक जमाती है। और अब उसी हक के बदले जैंग मोरोंग फैमिली से 200 बॉक्स बुलेट मांगता है।
जो कि शिंग की शादी की आधी डाउरी के तौर पर हो फैमिली से मिला है। इस बात को लेकर चेंग और जैंग के बीच बहुत ही आर्ग्यूमेंट होती है। चेंग के हिसाब से शाओ का मर्डर करने को लेकर शिंग को यहाँ पर सजा मिली है, पर यू और रेन को शिंग के साथ हुए टॉर्चर की फोटोज देखकर बहुत ही बुरा लगता है। यू तो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए घर से निकल जाते हैं, जिसके बाद चेंग जैंग को 200 बॉक्स बुलेट दे देती है। नहीं तो जैंग पूरे मीडिया में जेल के दौरान शिंग को टॉर्चर करने की बात पूरे मीडिया में फैला देता। इससे मोरोंग और हुओ फैमिली की बदनामी होती कि हुओ फैमिली ने कितनी ब्रुटैलिटी की और मोरोंग फैमिली ने अपने बेटे के साथ ऐसा टॉर्चर होने दिया। दूसरी तरफ यूली नए ऑर्फिनेज के बाहर मौजूद ट्रक्स को चेक करने के लिए आती है, जिनमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग होने का उन्हें शक था। उनमें यूली को किसी लड़की के बाल मिलते हैं और उसका शक यकीन में बदल जाता है, पर उस एरिया से निकलते टाइम उसका सामना बोजे से होता है। लेकिन इस बार भी वो बोजे के सामने अट्रैक्टिव और क्यूट बिहेव करके वो उसे बहकाकर चकमा दे देती है। बोजे को जरा भी शक नहीं होता कि यूली रोंगसी की मर्डर में शामिल थी। वहीं रात तक शिंग का किसी को पता नहीं चलता, पर चेंग को उससे ज्यादा यू के घर वापस ना आने की फिक्र हो रही थी। इस बात को लेकर जैंग का कहना था कि चेंग को अपने ही बेटे की कोई फिक्र नहीं है कि शिंग के बाप होने पर चेंग को सवाल उठाने का कोई भी हक नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर चेंग अपने रूम में चली जाती है। फिर जब रेन जैंग से अकेले में शिंग के बारे में बात करती है तो वो समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं जैंग को शिंग के लिए फिक्र है और उससे प्यार है, नहीं तो वो उन बुलेट्स को लेकर कब का चला जाता, इतनी देर तक शिंग के आने का वेट ना करता और उसकी इंजरी को लेकर गुस्सा ना होता। यहाँ पर रेन हुओ फैमिली के बारे में जैंग को भड़काने लगती है, शिंग को इंजर्ड करने के बहाने ही सही। जैंग अगर हुओ फैमिली को बर्बाद कर देगा तो इससे भी रेन का हुओ फैमिली से बदला पूरा होगा। उसका ये प्लान कुछ हद तक सही भी हो रहा था। साथ ही जैंग बातों ही बातों में हुओ फैमिली की ट्रेजरी के बारे में रेन को हिंट देकर चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन शिंग को हर जगह पर ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी रेन को उसकी कही हुई पास्ट की बातें याद आती हैं कि जब भी वो दुखी रहता है वो किसी फूड स्टॉल पर सोया मिल्क के साथ ब्रेड खाने के लिए जाता है। फिर रेन शिंग को सोया मिल्क के फूड स्टॉल पर ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ उसे शिंग भी मिल जाता है। वो उसे आवाज़ लगाती है, जहाँ एक पल के लिए शिंग को रेन में अपनी मॉम दिखाई देती है। जब उसकी मॉम उसे सोया मिल्क पिलाने के लिए बुलाती थी, वो अपनी मॉम को याद करके इमोशनल होता है। तब वहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने असल में रेन है, ना कि उसकी मॉम। रेन यहाँ पर उसे जैंग के घर आने और शिंग को हुओ फैमिली ने जेल में किस तरीके से टॉर्चर किया था उस बात को लेकर जो जैंग गुस्सा था, ये बात शिंग को बताती है। पर शिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसे ज़रूरत थी तब उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी नहीं थी। तब रेन उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि शाओ का मर्डर उसने किया था। अगर तब वो पुलिस को सरेंडर कर देती तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता, पर तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो फैमिली सालों से चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती आ रही है। उन बच्चों को पहले ऑर्फनेज में रखा जाता है, फिर अपने मज़े के लिए कुछ बच्चों को टॉर्चर करके उन्हें डिसेबल बना दिया जाता है और लड़कियों को रिच फैमिली या फिर ब्रॉथल्स में सेल कर दिया जाता है। अब तक वो होता आ रहा है। लड़कियों को बेचकर भी हो फैमिली ने बहुत ही पैसा कमाया है। रेन फिर ऑर्फनेज के कुछ मिसिंग लड़कियों का लिस्ट शिंग को देती है। अगर शिंग वो फैमिली से बदला लेना चाहता है तो रेन उसे अपने प्लान में शामिल होने का मौका देती है, लेकिन शिंग के हिसाब से रेन को उस पर तरस खाकर उसे प्लान में शामिल करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर शिंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब रेन को पास्ट का वही टाइम याद आता है जब शिंग डॉक्टर बनकर बहुत ही खुश था, पर वो फैमिली ने उसे टॉर्चर करके उसका हाथ इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया कि अब वो फिर कभी डॉक्टर बनकर सर्जरी कर ही नहीं पाएगा और ना ही उसके फेस पर रेन वो खुशी देख पाएगी। अगले दिन अब जब शिंग घर वापस आता है उसी टाइम यू भी घर पर आता है। वो ऐसे अचानक मिसिंग होने को लेकर शिंग को बहुत डांटता है, उस पर हाथ भी उठाता है। फिर दोनों भाइयों के बीच बहुत झगड़ा होता है। शिंग के हिसाब से इस फैमिली में उसका कोई भी अपना नहीं है तो उसकी फिक्र करेगा ही कौन, लेकिन यू के हिसाब से वो उसका भाई है, उसे उसकी फिक्र है। फिर यू शिंग को एक फॉरेन डॉक्टर के पास उसके हाथ का चेकअप कराने को बोलता है, पर शिंग के हिसाब से उसका हाथ फिर कभी ठीक नहीं हो सकता। वो डेली लाइफ का काम तो कर लेगा पर एक सर्जन नहीं बन पाएगा और ये बात उसे पहले ही पता थी। ये बोलकर वो गुस्से में चला जाता है, पर यू के हिसाब से वो उसका हाथ ठीक करके रहेगा। लेकिन शिंग के मुताबिक अभी उसकी फिक्र दिखाकर क्या फ़ायदा
जब वो जेल जा रहा था तब यू ने उसे बचाया नहीं। जेल में उसे कोई मिलने तक भी नहीं आया, सिर्फ उसे ही पता है कि जेल में उसके साथ क्या क्या होता था। और अब उसे वो फैमिली के साथ अपने फायदे के लिए उन लोगों ने उसका रिश्ता जोड़ दिया, जो सब सुनकर यू को शिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे माफी मांगता है। यू को बस शिंग को उसी तरीके से खुश देखना है जब वो सर्जन बनकर खुश था, जो सुनकर शिंग यू से उसके हाथ पर बाइट करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि चाइल्डहुड में जब भी वो परेशान और डिप्रेस्ड होता था तब वो यू के हाथ पर बाइट करता था और दर्द होने के बाद भी यू उसे कंफर्ट करता था। घर में सिर्फ यू था जिसने कि उसे अपनाया था। और आज उन्हीं बातों को याद करके दोनों भाइयों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। इधर हुओ फैमिली के बेटे शियान को मोरंग फैमिली के बेटे यू की तरफ से एक लेटर आता है, जहाँ पर यू ने शिंग और शी की शादी कैंसिल करवा दी थी। साथ ही उसके भाई का हाथ जिस तरीके से हुओ फैमिली ने टॉर्चर करके डिस्ट्रॉय किया था, उसके लिए कंपनसेशन मांगा था। जो प्लेन्स हुओ फैमिली ने दिए थे वो काफी नहीं है। आखिर उनकी वजह से शिंग का पूरा करियर खत्म हो चुका था। ये लेटर पढ़कर शियान बहुत ज्यादा गुस्सा था। वही रैन अपने गर्ल्स गैंग के साथ हुओ फैमिली की ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर रही थी। वो लोग किस रास्ते से लड़कियां लाते हैं, कहाँ पर उन लड़कियों को कैद रखते हैं और कहाँ पर उनका मार्केट है, उस बिजनेस का पैसा कहाँ पर जमा रहता है, ये वो लोग अंदाजा लगा रहे थे। इन सब के बीच उन्हें दोंगजियाओ एरिया पर ज़्यादा शक होता है, क्योंकि उसी एरिया के पास हो फैमिली के सभी बिजनेस मौजूद हैं। साथ ही उसी एरिया में हो फैमिली का होंगफेंग बैंक भी मौजूद है और उन्हें शक था कि लड़कियों को ट्रैफिकिंग करके पहले दोंगजियाओ लाया जाता है और सीवर सिस्टम के रास्ते होंगफेंग बैंक में ही कहीं छुपाया जाता है। इधर यू शिंग को एक और नई डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। वैसे भी उसे आज रेन से मिलना था। इस दौरान शिंग यू से रेन से शादी करने की वजह पूछता है, क्योंकि उसे जितना पता है यू तो जी से प्यार करता था। यू के मुताबिक रेन के फादर उसके सेवियर थे। रेन यानी कि फैंग की फैमिली बहुत ही रिच है, इसलिए फैमिली बैकग्राउंड के चलते वो उसे शादी कर रहा है। लेकिन शिंग को अच्छे से पता था कि रेन ने शायद अपनी फैमिली को लेकर भी उसे झूठ बोला होगा, इसलिए वो यू को रेन से थोड़ा सा अलर्ट रहने को बोलता है। वो रेन से प्यार जरूर करता है, पर उसकी वजह से अपने भाई को तकलीफ में वो नहीं देख पाएगा। वहीं जी को कुछ लोग एक गली में किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन अब एविएशन स्कूल में इस बात को लेकर हंगामा मच जाता है। यू पुलिस को जी की सभी इन्फॉर्मेशन देता है ताकि उसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जी एक ऑर्फन थी, उसके बाकी रिलेटिव्स उसे पसंद नहीं करते थे। वो बिना बताए कहीं पर जाने वाली लड़की भी नहीं थी, इसीलिए उसका किडनैप हुआ है, ये बात तो कंफर्म थी। फिर यू और शिंग बोजे के साथ जी जिस रास्ते से जा रही थी वहां पर क्लू ढूंढने लग जाते हैं। बोजे की शार्प नजरों से छोटी छोटी चीजें भी छुपी नहीं रहती थी और कुछ ही देर में उन्हें बोजे से पता चलता है कि जी के किडनैपिंग में हुओ फैमिली का हाथ है, क्योंकि वहां पर हुओ फैमिली के होंगफेंग बैंक का एक लोगो गिरा हुआ था। अब ये तीनों भाई हुओ फैमिली को माफ नहीं करने वाले थे। अगले दिन रेन हुओ फैंग बैंक जाती है। वहां पर ट्रैफिकिंग को लेकर क्लू ढूंढने के लिए वो रिच थी, पैसे और ज्वेलरी लेकर वहां पर गई थी। साथ ही मोरोंग फैमिली की होने वाली बहू भी थी, इसलिए बैंक एम्प्लॉयज उसको बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। रेन का टारगेट था बेसमेंट के लॉकर रूम तक पहुंचने का। वो अपने साथ इतनी कीमती चीजें लेकर गई थी कि वो बेसमेंट के सबसे सिक्योर लॉकर रूम का डिमांड भी करती है, जिसके बाद बैंक एम्प्लॉय उसे बेसमेंट के उस लॉकर रूम तक लेकर जाते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी समझाने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर रेन का बस एक ही टारगेट था, उस बेसमेंट के लॉकर रूम से सीवेज टनल ढूंढने का। वो मौका देखकर एक होल में एक मार्बल रख देती है और दूसरी तरफ सीवर टनल में मौजूद कांग को वो मार्बल एक होल में मिल जाता है। मतलब कि बेसमेंट की दूसरी तरफ वही टनल था जहाँ से लड़कियों की ट्रैफिकिंग करके होंगफेंग बैंक तक उन्हें छुपाने के लिए लेकर आया जाता था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।